ओके स्टूडेंट, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑन द फिलर फॉर्म ऐप। कैसे हैं आप लोग? चलिए आ जाइए, फटाफट ज्वाइन करें हमारी क्लास को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो आई थिंक so confirm me. Once again, a warm welcome to you student, and briefly let me tell you about the app. Uh, See student, as you know, as I told you, filler form app, filler form platform is one of the best platform for preparation of UGC NET JRF in the field of, especially if you want to crack the UGC NET JRF in any subject. This platform provides the better content teaching as well as the all facility, recorded classes, online classes, etc. Okay, so once again, I request you to join us on Instagram, Telegram, WhatsApp. These are our other social media platform, so you can join us. And student, here I would like to tell you that these are our courses, paper 1, paper 2, and what you can purchase for 6 months or 12 months, 6 महीने या 12 महीने के लिए आप हमारा कोर्स ले सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना? यस आर नो? ठीक है। सी अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम आई थिंक। चलिए सी, सो ये हमारा जो कोर्स रहेगा स्टूडेंट, or we will provide you notes, previous year question paper, plus we will do mock test also. And if you want to get benefit, then you can use this code GITU10, and either you can use this code, you can use this code, or you can use my code DISENG10, EISENG10. This code can be used by you. तो ये है, ठीक है। दिस इज अबाउट मी वंस अगेन, आई दिनेश कमली ब्राह्मण, आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए। सो स्टूडेंट, yesterday we started new topic, Sir Philip Sidney. We are having conversation where I am teaching you on British literature, and we are combinedly, you can say we are studying all 4 units, first, second, third, and fourth, and we are studying British literature of all the 4 units, regarding poetry, drama, fiction, non-fictional prose, etc. Okay. So we discussed in our last previous class, we discussed about Sir Philip Sidney. So briefly, let us revise Sir Philip Sidney, and then we will move ahead. See, good evening, everyone. As we have seen that Sir Philip Sidney जो है वो इंग्लिश पोएट है, स्कॉलर, सोल्जर हैं, और एलिजाबेथन पीरियड से इनका संबंध है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है ना? मोस्टली यू रिमेंबर ही बिलोंग्स टू एलिजाबेथन पीरियड, बोर्न इन कैंट, एंड यहाँ पर इनकी सिस्टर का नाम जरूर याद रखें, क्योंकि इनकी पोएम्स हैं कुछ जो है वो डेडिकेटेड है। रिमेंबर द नेम ऑफ हिज सिस्टर, है ना? क्या नाम है उनकी सिस्टर का? देखिए, मैरी, है ना? नाम है मैरी, सिस्टर ऑफ सर फिलिप सिडनी, और उनकी शादी हुई थी हेनरी हर्बर्ट से, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक से। किसकी? मैरी की। ठीक है। और खुद भी राइटर रही हैं, और सिडनी ने जो है अपनी एक वर्क है अपना एक। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ देखिए इनका एक वर्क है आर्केडिया। ये देखिए आर्केडिया इनका एक वर्क है। ये आर्केडिया अपनी सिस्टर को डेडिकेट किया है, लेकिन बाद में जो है सिडनी को कहा गया कि आप इसे जला दें, उन्होंने जला दिया। बाद में जो है आर्केडिया ने उनकी डेथ के बाद खुद लिखा है, आफ्टर द डेथ ऑफ सिडनी मैरी ने जो है रीराइट, है ना, रिटर्न, ठीक है ना, उन्होंने फिर से उन्होंने लिखा था किस नाम से? द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया हमने लिखा था। सर फिलिप सिडनी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे, और उन्होंने, सर फिलिप सिडनी ने पेनेलॉप से शादी करने का निर्णय लिया था। ये देखिए पेनेलॉप, है ना स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए पेनेलॉप से, है ना, लेकिन शादी नहीं हो पाती है। बाद में ये शादी करते हैं किससे? ठीक है। और बाद में मतलब इनसे शादी नहीं हो पाती है। बाद में ये फिर जो है आगे आएगा इसमें, ये फ्रांसिस, है ना, फ्रांसिस से शादी होती है इनकी, ये ध्यान रखना है। तो जनरली क्या है कि कुछ वर्क होते हैं जो जनरली इनके जो वर्क होते हैं स्टूडेंट, ये स्टोफर एंड स्टेला, ये डेडिकेटेड है पेनेलॉप को, है ना, ये ध्यान रखना है, स्टोफर एंड स्टेला। और सिडनी के ये कुछ फ्रेंड ने कमेंट किया, इसको जरूर आप पढ़ें। और उसके बाद में
ये देखिए इनके फ्यूनरल के बारे में, क्राउड के फेयरवेल द वर्दिएस्ट नाइट द लीव्ड, है ना, तो ये ध्यान रखना है। ओके, यस, टेल मी, screen is visible, audio, video, everything is fine, yes, and audio audible or not? I think there is a network problem today. I hope there is a problem. Yeah, it's fine, yes, tell me, is it fine, student, yes or no? वॉइस, आवाज, वीडियो, ऑडियो सब आ रहा है, ये सर नो? थोड़ा सा जब कोई क्वेश्चन पूछे रिप्लाई करें आप लोग, टेल मी। यस, चलिए, तो हमने देखा है कि एडमंड स्पेंसर ने पेस्टोरल इलेजी, एस्ट्रोफल, है ना, इन्होंने भी लिखा है। और उसके बाद में यहाँ पर स्पेंसर ने क्या, शेफर्ड्स कैलेंडर एक वर्क लिखा था, शेफर्ड्स कैलेंडर, तो ये वर्क जो है इन्होंने डेडिकेट किया है। और सर वाल्टर रेले ने भी पोएम्स ऑन सर फिलिप सिडनी लिखा है। तो ये कुछ वर्क लिखे हैं, बहुत महान हस्ती थे सर फिलिप सिडनी, इनके कुछ वर्क हैं। द लेडी ऑफ मैरी, ये याद रखना है, क्वीन एलिजाबेथ के समक्ष परफॉर्म किया गया। स्टोफल एंड स्टेला, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से एडमायरेबल वर्क, और इट इज द फर्स्ट इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस कंपोज्ड इन 1580, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टोफर और स्टेला में, जो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, वो है सी, यहां पर आप देख सकते हैं 108 सोनेट्स, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। रिमेंबर, स्ट्रोफल एंड स्टेला, दिस इज रिटन बाय सर फिलिप सिडनी, इट इज अ सोनेट सीक्वेंस। सोनेट सीक्वेंस का मतलब है कि ये पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को या एक सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है ना, जो उनकी बिलव्ड रही है उनको डेडिकेटेड है। दूसरा, इसमें 108 सोनेट्स हैं टोटल, कितनी है, 108 सोनेट्स, ये ध्यान रखना है। द लैटिन वर्ड स्टेला मींस स्टार, स्टोफल इज स्टार लवर, है ना, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये हमने पढ़ चुके हैं कल। और पेनेलोप को ये इन्होंने डेडिकेट किया है, ये भी हम देख चुके हैं। और उसके बाद में हम बात करें स्टूडेंट इनके जो सर फिलिप सिडनी के कुछ और वर्क की, तो इनका ब्यूटी एंड म्यूजिक, देखिए यहाँ पर अलग अलग जो है, इन सॉन्ग 6 देयर इज अ डिबेट बिटवीन ब्यूटी एंड म्यूजिक। देखिए यहाँ पर सॉन्ग कितने लिखे, ध्यान रखना, 108 तो इन्होंने जो है 108 सोनेट लिखे हैं, लेकिन 11 सॉन्ग भी लिखे हैं ना, 11 सॉन्ग भी लिखे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यस, सोनेट 12 में जो है कंपेयर्स स्टेलास हार्ट टू सेचुरल, है ना, इस तरीके से ये कंपेयर कर रहे हैं। और आर्केडिया, यस, टेल मी स्टूडेंट, इज इट विजिबल, यस और नो, इज इट विजिबल, फाइन और नॉट? स्क्रीन इज विजिबल प्रॉपरली, थोड़ा बहुत दिख रहा है, यस और नो, टेल मी। आर्केडिया के बारे में हमने कल देखा था थोड़ा सा, सिडनी असर्टेड दैट ही रोट इट टू एंटरटेन हिज सिस्टर मेरी हर्बर्ट। तो ये आर्केडिया के बारे में हम जान चुके हैं स्टूडेंट, ये जो मेरी हर्बर्ट है उनकी सिस्टर, है ना, उनको ये इन्होंने डेडिकेट किया है, काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक, है ना। तो यहाँ पर जो है और ये है आप कह सकते हैं कि ये इन्होंने अपनी सिस्टर के लिए लिखा है। बाद में जो है ये ओल्ड आर्केडिया, न्यू आर्केडिया, इस तरीके से आता है। और बाद में फिर जो है आप कह सकते हैं कि इसको जो है न्यू तरीके से लिखा गया, मेरी हर्बर्ट यानी उनकी सिस्टर के द्वारा, और फिर नाम दिया गया द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। ये देखिए क्या नाम दिया गया उसको, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडिया, है ना, इस नाम से फिर उनकी सिस्टर मेरी हर्बर्ट ने इसको पब्लिश किया था। ओके, सी फाइन, इट्स फाइन, ओके। एपोलॉजी फॉर पोएट्री और द डिफेंस ऑफ पोएट्री, बहुत अच्छे से हमने इसको कल देखा है स्टूडेंट। स्टीफन गोसोन ने आरोप लगाया है, उन्होंने चार्ज लगाए थे पोएट्री के ऊपर कि पोएट्री तो क्या है, झूठ का पुलिंदा है, फालतू है, इस तरीके से। तो उन्होंने पोएट्री के बारे में कहा था कि ये पोएट्री और पोएट ही है जिन्होंने सिविलाइजेशन को बचाए रखा है। एक सिविलाइजेशन के मतलब बहुत लंबे समय से जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, नागरिकता है, उसको जो है पोएट्री के माध्यम से आगे ट्रांसफर करते आए हैं। तो पोएट्री और पोएट्स का इन्होंने बचाव किया है, और फिर उन्होंने क्षमा भी मांगी एक तरीके से, पोएट्री के बारे में किसी ने गलत कहा तो। ये जरूर याद रखें, प्ले राइट स्टीफन गोसोन को, प्ले राइट स्टीफन गोसोन को, ठीक है। यहाँ पर इनका प्ले कह लो या स्टेज कह लो, द स्कूल ऑफ एब्यूज, ये स्टीफन गोसोन का है। यहाँ पर इन्होंने
इनके ऊपर आरोप लगाए थे। ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, है ना। और यहाँ पर ये कुछ इनके पढ़ लेना आपने कुछ, ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन है। इन कोटेशन को जरूर याद रखिए स्टूडेंट, कई बार कोटेशन आ जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पोएट्री फ्लोरिशेस इन ऑल कंट्रीज इन ऑल एजेस। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग अभी पोएट्री का अध्ययन कर रहे हैं। म्यूजिक आई से इज द मोस्ट डिवाइन स्ट्राइकर ऑफ द सेंसेस। म्यूजिक आई से इज द मोस्ट डिवाइन स्ट्राइकर ऑफ द सेंसेस। ठीक है, और पोएट्री के बारे में क्या कहते हैं कि पोएट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन एंड इट्स चीफ फंक्शन इज टू टीच एंड डिलाइट। इमिटेशन डज नॉट मीन मेयर कॉपिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है ना, तो ये पोएट्री के बारे में इन्होंने लिखा है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इन्होंने पोएट्री 3 प्रकार की बताई थी, रिलीजियस पोएट्री, फिलोसॉफिकल पोएट्री, पोएट्री इज एन, है ना, इमेजिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ आर्ट, ये सब इन्होंने कहा है। ठीक है, कुछ और पोएट्री के प्रकार बताए थे, यहाँ पढ़ लेना इसको। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन लगे थे वो यही है, 4 ऑब्जेक्शन है, ये जरूर आप पढ़ें क्या क्या ऑब्जेक्शन है ना, पोएट्री के ऊपर, जिनका इन्होंने रिप्लाई किया था स्टीफन गोसन को, है ना, ये ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्टूडेंट आज जो हमारी जो नेक्स्ट आज जो हमारे राइटर है वो है फ्रांसिस बेकन। बताइए फ्रांसिस बेकन को क्या कहा जाता है, बताइए, टेल मी। ओके स्टूडेंट, सी, तो आइए बात करते हैं हम लोग फ्रांसिस बेकन की। वन ऑफ द फेवरेट, यू कैन से वन ऑफ माय फेवरेट, यू कैन से फेवरेट, मतलब आप कह सकते हैं फेवरेट राइटर फ्रांसिस बेकन। बताइए क्या कहा जाता है इनको, क्या उपाधि दी गई है, क्या बताइए, किसका ओरिजिन माना जाता है। लिखा हुआ आपके सामने स्टूडेंट। यस, वे लेट अस डिस्कस अबाउट द फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन वाज बोर्न इन 1561, डाइड इन 1626। 1561 में इनका जन्म हुआ है और 1626 में इनकी मृत्यु हुई है स्टूडेंट। फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड the father of English essay. Most important, remember it. Francis Bacon is called the father of English essays. Okay, screen is visible, please once again confirm me, yes or no. Audio, video, everything is fine, please once again confirm me. ठीक है, चलिए। See, father of English essays, why? Because he started, है ना, राइटिंग सच राइटिंग्स, नॉन फिक्शनल प्रोज। जिस समय पोइट्री का बोलबाला था, जिस समय आप कह सकते हैं कि जब पोएट्री बहुत ज्यादा लिखी जा रही थी, ड्रामा बहुत ज्यादा लिखा जा रहा था, है ना, जैसे विलियम शेक्सपियर है, क्रिस्टोफर मार्लो है ना, तब जा उस समय छोटी छोटी जो ऐसे रूप में, निबंधात्मक रूप से, गद्य रूप में लिखने की कला जो इजाद हुई कि सामान्य चीजों को सामान्य भाषा में, है ना, मतलब कहने का एक तरीका, कम से कम शब्दों में, गागर में सागर, ये गागर में सागर भरने वाला, क्रक्स टाइप में कहने का एक नया तरीका, न्यू स्टाइल लेकर आए। कौन? फ्रांसिस बेकन। स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने जीवन में फ्रांसिस बेकन के एसेज पढ़ लिए, कुछ ऐसे सारे ऐसे आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, आपको बहुत आपके आइडियाज को, आपके एटीट्यूड को, दिस विल डेवलप, डेफिनेटली दिस विल डेवलप। Francis Bacon, as I told you in my every class, that we study the mind of the intellectuals of the world. दुनिया के महान दिमाग को हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट, दुनिया के महान दिमाग को हम इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं, और सदियों के, एक नहीं, पूरी दुनिया के और अलग अलग सदियों के राइटर्स को हम पढ़ते हैं। इंग्लिश लिटरेचर इज रियली वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई लाइक इट. It makes our attitude, it creates, it develops our personality, it develops our thought process. समझ में आ रहा है? This is literature. You don't think that you are studying that you have to crack the examination or UGC NET you have to qualify. No, think that you have to
qualify UGC NET examination, as well as you have to develop your attitude, you have to make your own personality, you have to make your own perception regarding life, regarding success, and you have to develop your own personality also. So literature develops your personality, literature makes your attitude. Yes or no, agree or not, student? This is literature. Now let us move ahead with Francis Bacon. बात करें हम फ्रांसिस बेकन की, तो फ्रांसिस बेकन के पहले भी फ्रांस में एक विद्वान रहे हैं, उनका नाम है मॉन्टेंग, इज कॉल्ड द फादर ऑफ एसेस। फ्रांस में किसको कहा जा रहा है? देखिए, फ्रांस में फादर ऑफ एसेस किसको कहा जा रहा है? मॉन्टेन को। इन्हीं से प्रेरणा ली है स्टूडेंट, फ्रांसिस बेकन ने मॉन्टेन से प्रेरणा ली है ना। इनका कलेक्शन क्या था? एसेज इज एसी, एसाइज है ना, ये एसेज इज एसे, तो इस तरीके एसीज, ये इनका कलेक्शन है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो मॉन्टेन जो है, जिस प्रकार पूरे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में फ्रांसिस बेकन का नाम है, वैसे ही जो है मॉन्टेन का नाम फ्रांस में आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखें स्टूडेंट, यहां पर आप देखिए, सी बेकन्स फादर वाज द लॉर्ड कीपर। ये देखिए, लॉर्ड कीपर इन द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ। देखिए, कहीं ना कहीं रॉयल फैमिली से जुड़े हैं, यानी बेकन के पिताजी लॉर्ड कीपर है, कोर्ट में है, एलिजाबेथ की कोर्ट में, आप सोचिए रॉयल फैमिली में। एंड व्हाइल गोइंग विद हिज फादर इन कोर्ट ही वाज जॉकिंगली कॉल्ड लिटिल लॉर्ड कीपर बाय एलिजाबेथ। यानी ये जो इनके पिताजी थे, लॉर्ड एलिजाबेथ की कोर्ट में जाते थे तो साथ में अपने बेटे बेकन को भी ले जाते थे, तो एलिजाबेथ इनको लिटिल लॉर्ड कीपर के नाम से पुकारा करती थी। किसको? फ्रांसिस बेकन को। He was knighted in 1603। ये देखिए, नाइटेड का मतलब है नाइटहुड की उपाधि दी जाती है स्टूडेंट, बहुत है ना, अलग अलग उपाधियां हैं। जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिसे उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस लौटा दी थी। तो नाइटेड की उपाधि है ना दी जाती है स्टूडेंट, और जिनको नाइट की उपाधि दे दी जाती है, जनरली हम लोग सर बोलते हैं, सर फ्रांसिस बेकन, इसलिए इनको बोला जाता है सर फ्रांसिस बेकन। रिमेंबर, है ना, किसी के नाम के आगे सर लग रहा है, यानी उनको नाइट की ऐसी उपाधि मिली हुई है। इन 1607 ही वाज अपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल। देखिए, सॉलिसिटर जनरल, आज भी हमारे देश में सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान है स्टूडेंट। जब आप सामान्य अध्ययन की पढ़ाई करते हो तो आपको मिलेगा संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। 1613 ही वाज अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल बन गए स्टूडेंट। सॉलिसिटर जनरल, फिर अटॉर्नी जनरल। हमारे अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग बताएंगे जरा? महान्यायवादी और महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। तो 1670 ही वाज अपॉइंटेड लॉर्ड। अब देखिए, ही वाज अपॉइंटेड लॉर्ड कीपर एंड इन 1618 ही बिकेम लॉर्ड चांसलर। सी, उनके पिताजी का स्थान ले लिया लॉर्ड कीपर, और बाद में लॉर्ड कीपर का मतलब यहां पर है कि जो राजा से संबंधित काम है वही करना, और लॉर्ड चांसलर यानी उससे भी ऊपर आप पहुंच गए स्टूडेंट। गॉट इट? सी, अब यहां पर हम बात करें इन 1621। अच्छा, ये सब जानना इसलिए जरूरी है उनके लाइफ एंड वर्क के बारे में, लाइफ के बारे में, क्योंकि वही हमें पता चलता है कि वो कौन से टाइम पीरियड में रहे, किस राजा महाराजा के समय पे रहे हैं, क्या सोशल स्टेटस क्या था उनका, उस हिसाब से उनकी राइटिंग होती है। इन 1621 ही वाज चार्ज्ड विद ब्राइबरी। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, कितने बड़े पदों पर जाने के बाद, लॉर्ड कीपर, लॉर्ड चांसलर बनने के बाद भी फ्रांसिस बेकन को ब्राइबरी, घूसखोरी के आरोप में क्या है, इन पर आरोप लगा इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और द हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिमूव्ड हिम फ्रॉम हिज सॉरी ही रिमूव्ड हिज फ्रॉम removed him from its membership, dismissed from all post, was fined 40,000 pound and life imprisonment, उम्र कैद, but the next day he was released। ये देखिए, एक ही दिन में जो है इनको इतने चार्ज लगा दिए, उनको सारे पोस्ट से हटा दिया गया, उनको डिसमिस कर दिया गया, उनको द हाउस ऑफ लॉर्ड से हटा दिया गया, 40,000 पौंड उनके ऊपर जुर्माना लगा गया, लाइफ टाइम उम्र कैद की सजा दी गई, लेकिन दूसरे दिन क्या है, इनको रिलीज कर दिया गया। हाँ सॉरी, दूसरे दिन नहीं, द नेक्स्ट डे, हाँ ठीक है। अलेक्जेंडर पोप ने इनके बारे में कहा है स्टूडेंट, क्या है,
if parts allure thee, think how Bacon shined, the wisest, brightest, meanest of mankind. मतलब meanest of mankind, the wisest, brightest, meanest of mankind student. मतलब मानवता में अगर सबसे बुद्धिजीवी कोई व्यक्ति है, बुद्धिमान, ब्राइटेस्ट, है ना, मतलब सबसे चमकीला, आप कह सके विवेकशील कोई प्राणी है तो वो कौन है? फ्रांसिस बेकन है। और आप इनके निबंध पढ़ोगे स्टूडेंट, 400 साल पहले लिखे गए हैं, लेकिन आज भी इनके निबंध को पढ़ के हमें बहुत ज्ञान मिलता है। बात समझ में आ रही है सारनो? ठीक है, चलिए। Bacon is called father of empiricism and father of scientific method by Voltaire. Actual में empiricism क्या है स्टूडेंट? कि जो अनुभव करते थे, whatever he experienced in his life, whatever he observes the things happening around him in the society, he just write down, he put up the pen and started writing. That is empiricism student, father of empiricism, father of scientific method. लिखने का तरीका, साइंटिफिक मेथड का मतलब ये है कि उन्होंने कम से कम जो है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की इनके पास कला है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना। बेकन डिवाइडेड हिज वर्क इनटू 3 ब्रांचेस स्टूडेंट। इन्होंने अपने वर्क जो भी है उनको 3 ब्रांचेस में बांटा है। क्या है, क्या क्या ब्रांच है? नंबर 1 साइंटिफिक, दूसरा है रिलीजियस, और तीसरा है जुडिशियल वर्क। Or I hope if you have pursued MA in English literature, then definitely you have studied Francis Bacon. Am I right? यदि आपने MA इंग्लिश किया है और तो आपने डेफिनेटली निश्चित रूप से आप जो है फ्रांसिस बेकन को आपने पढ़ा होगा। Am I right स्टूडेंट? Yes or no? Tell me. See, Bacon attacked Aristotle, है ना, मतलब अरिस्टोटल के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा अटैक करने का मतलब है इनके अगेंस्ट में लिखा, ही लिस्टेड 27 प्रिविलेज्ड इंस्टेंसेस, है ना, मतलब आप यहाँ पर कुछ 27 प्रिविलेज्ड इंस्टेंसेस, मतलब उदाहरण उन्होंने अपने जीवन में दिए। उदाहरण देके समझाना इनकी कला है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू बेकन द ट्रू स्टेटमेंट्स, यानी जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, that are eventually produced by considering natural phenomena are called axioms. ये axioms वाला जो ध्यान रखना है स्टूडेंट, axioms अगर आ रहा है वर्ड, ये किससे रिलेटेड है? ये फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड है। ठीक है, अब इनके कुछ मेजर वर्क हैं, क्योंकि मेजर वर्क में हम बात करें स्टूडेंट, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। पहला देखिए, ऐसे अलग चीज स्टूडेंट, कुछ इनके वर्क आए, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605 में, है ना, 1605 में। इन दिस बुक बेकन ट्राइज टू इंकरेज किंग जेम्स फर्स्ट, है ना, टू सपोर्ट सम इमोर्टल वर्क दैट कंटेन्स द फिलोसॉफी ऑफ बेकन, सिस्टमेटाइजिंग हिज आइडियाज फॉर द रिफॉर्म एंड रिवाइवल ऑफ नॉलेज। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये देखिए, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या कर रहे हैं कि वो जो किंग जॉन, उस समय के जो राजा है जेम्स फर्स्ट, रिमेंबर जेम्स फर्स्ट को इंकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए मतलब इन्होंने ये वर्क लिखा है, टू सपोर्ट सम इमोर्टल वर्क दैट, टू सपोर्ट सम इमोर्टल वर्क दैट कंटेन्स द फिलोसॉफी ऑफ बेकन। जेम्स फर्स्ट को इमोर्टल, अमर वर्क, अमर हो जाना, मतलब कुछ ऐसे मतलब ऐसे वर्क, ऐसा साहित्य जिसको ऐसा जो बेकन की फिलॉसफी को प्रकट करता है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से वो इंकरेज कर रहे हैं उसको। सिस्टमेटाइजिंग हिज आइडियाज फॉर द रिफॉर्म, अपने जो आइडियाज हैं उसको रिफॉर्म के लिए, सुधार के लिए, उसको सिस्टमेटिक करने के लिए, है ना, और एक तरीके से रिवाइवल ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का एक तरीके से पुनरुत्थान के लिए जो है उन्होंने ये एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग लिखा है। और 2 पार्ट में ये भाग है। 2 पार्ट कौन कौन से हैं इसके? ये इसका पहले फुल टाइटल देखिए, क्या है फुल टाइटल? क्या है? ऑफ द प्रोफिशिएंस एंड एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, डिवाइन एंड ह्यूमन। ऑफ द प्रोफिशिएंस, आप देखेंगे स्टूडेंट, फ्रांसिस बेकन के जितने भी आपको जो मिलेंगे ऐसे भी लिखेंगे तो उसमें ऑफ लगा रहेगा। ऑफ द प्रोफिशिएंस एंड एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, डिवाइन एंड ह्यूमन। गॉट इट? ठीक है, सी
इट वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर टू किंग जेम्स फर्स्ट, यानी ये देखिए क्या है, लेटर टू किंग जेम्स फर्स्ट, यानी लिखा ऐसे गया है, किंग जेम्स फर्स्ट को क्या है वो लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। और ही डिवाइडेड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इन थ्री पार्ट्स, मतलब जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने तीन भागों में बांटा है। कैसे? ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, हिस्ट्री रिलेटेड टू मेंस फैकल्टी ऑफ मेम, ये देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या करती है, रिलेटेड टू मेंस, है ना, फैकल्टी ऑफ मेमोरी, हिस्ट्री मनुष्य की क्या है, यादों से संबंधित है, यस आर नो, फैकल्टी ऑफ मेंस फैकल्टी ऑफ मेमोरी। दूसरा वो क्या कह रहे हैं, पोएट्री, एक जो भाग है वो क्या है, पोएट्री, पोएट्री रिलेटेड टू मेंस फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन, क्या है, पोएट्री का संबंध किससे है स्टूडेंट, इमेजिनेशन से है। पोएट्री रिलेटेड टू मेंस फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन, हिस्ट्री रिलेटेड टू मेंस फैकल्टी ऑफ मेमोरी, पोएट्री रिलेटेड टू मेंस फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन। और फिलोसॉफी तीसरा क्या है, यहां पर देखिए आप, फिलोसॉफी मेंस फैकल्टी ऑफ रीजन, है ना, कारण, है ना, फिलोसॉफिकल चीजें क्या चलती है कि ये है ऐसा है, सोचते रहते हैं, कारण। एक और वर्क है इनका स्टूडेंट, इंस्टा रेशियो मैग्ना 1620 में आया है ना, इंस्टा रेशियो मैग्ना 1620 में आया है। इट इज रिटन इन लैटिन, डिवाइडेड इन 6 बुक, इट मींस द ग्रेट इंस्टा रेशियो, है ना, इसका मतलब है द ग्रेट इंस्टा रेशियो, 6 बुक है, बस आपको नाम याद रखना। न्यू अटलांटिक्स, न्यू अटलांटिस, एक और वर्क है इनका, न्यू अटलांटिस, पब्लिश्ड इन 1627, published in 1627। दिस वर्क इज लाइक यूटोपिया, यूटोपिया जो है थॉमस मोर का उसकी तरह है, फ्रेगमेंटरी स्केच ऑफ बेकोनियन, बेकोनियन बेकनियन यूटोपिया, है ना, इन्होंने अपने यूटोपिया में क्या है, एक आदर्श राज्य की कल्पना की जाती है स्टूडेंट, ये बेकन का अपना यूटोपिया है। इसमें क्या कह रहे हैं वो देखिए, ही टेल्स हाउ बाय एक्सीडेंट अ शिप पार्टी comes to a land in which there was a great college of science which he begins to describe। एक्चुअल में यहाँ पर ये न्यू अटलांटिस में क्या है, एक ग्रुप है, शिप्स पार्टी यहाँ पर आप कह सकते हैं, लोगों का ग्रुप है ना, और वो कहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ समस्या हो जाती है, शिप में तूफान आ जाता है ऐसा। तो वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट वो जो है वहां जो है एक जो भूमि है, मतलब जमीन है, वहां पर पहुंच जाते हैं, एक ऐसी भूमि जो आप एक बहुत नई जगह पे पहुंच जाते हैं, ये पार्टी है ना, शिप पे, यानी आप सीधा सा मतलब यहाँ पर ये है, शिप पे बैठे जो लोग हैं, है ना, वो सारी वो शिप के लोग कहाँ पर जाते हैं, एक ऐसे अननोन आइलैंड या एक मतलब जमीन है, वहां पहुंच जाते हैं। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है इसके बारे में। This dream was to be partly fulfilled in the foundation of Royal Society, है ना, और ये आप कह सकते हैं कि यही जो ड्रीम है, ये जो सपना है, इसी ने एक नया एक रॉयल सोसाइटी का निर्माण भी करवाया, मतलब एक तरीके से रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड में है ना, वो यहाँ से निर्मित हुई है, एक तरीके से उसको एक ये एक आइडिया मिला। अब एक्चुअल में क्या है, इसमें किस बारे में है ये न्यू अटलांटिस, देखिए, है ना, ये देखिए किस बारे में है, इनहेबिटेंट्स ऑफ बेंसेलम, विच, ये देखिए बेंसेलम के जो निवासी है उनके बारे में, विच मीन्स सन ऑफ पीस, है ना, इनहेबिटेंट्स ऑफ बेंसेलम, इसका मतलब होता है सन ऑफ पीस, शांति का पुत्र, है ना। बेंसेलम इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूटोपियन सिटी, शांति का पुत्र का मतलब बहुत शांति सुकून है वहां पर, ऐसा ऐसी जमीन, ऐसे ऐसा आइलैंड जहां सुकून है, यूटोपियन सिटी है। where inhabitants are described as having a high moral character and honesty, where inhabitants are described as having a high moral character and honesty, जहां पर क्या है, ये जो यूटोपियन सिटी है ना, यहाँ पर लोग क्या है, बहुत हाई मोरल है, मतलब बहुत उच्च नैतिकता के लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, बेहद ईमानदार है। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोलोमन्स हाउस, ये आपको ध्यान रखना है, इन दिस बुक, यानी ये किसका डिस्क्रिप्शन है, ये जो धरती जमीन जिसकी बात हो रही है, ये क्या है, ये सोलोमन्स हाउस की बात हो रही है। गॉट इट स्टूडेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला वर्ग है इनका द नोवम ऑर्गेनम, द नोवम ऑर्गेनम, देखिए वंस अगेन लेट मी रिपीट, न्यू अटलांटिस भी इनका वर्क है, किसका, फ्रांसिस बेकन का। अब हम बात करते हैं नोवम ऑर्गेनम। नोवम ऑर्गेनम में क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर, इट इज अ लेटिन वर्क, है ना, ये देखिए क्या है, ये लेटिन वर्क है,
ऐसा इसलिए देखिए, एज यू नो स्टूडेंट, लेटिन जो है इंग्लैंड में फ्रांस से होते हुए जो है वो फेमस हो गई है। विच ही डिस्कस्ड द न्यू लॉजिक ऑफ रीजनिंग, जिसमें क्या बात करते हैं, न्यू लॉजिक ऑफ रीजनिंग की नई लॉजिक, अपॉन विच हिज फिलोसॉफी वाज फाउंडेड, जिसके ऊपर उनकी फिलोसॉफी। अच्छा, रीजनिंग का मतलब गणित के तथ्यों को छुड़ाना नहीं है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ठीक है। यस, इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ इंस्टा रेशियो मैग्ना, है ना। तो यहाँ पर जो कि न्यू लॉजिक ऑफ रीजनिंग का मतलब ये है, न्यू लॉजिक ऑफ रीजनिंग का मतलब ये है कि विवेक से, अपने बुद्धि से, ज्ञान से, है ना, ऐसे विचारों से लिखना। इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ इंस्टा रेशियो मैग्ना। इट मीन्स, ये जो ये वर्क भी आपको ध्यान रखना है, इंस्टा रेशियो मैग्ना, इट मीन्स न्यू मेथड, इट इज डेडिक, ये देखिए न्यू मेथड, ये डेडिकेट किसको कहें, जेम्स फर्स्ट को है स्टूडेंट, है ना। द नोम ऑर्गेनम किसको डेडिकेटेड है, जेम्स फर्स्ट को। और ये बुक जो है दो भाग है इसके, स्टूडेंट याद रखना, इस बुक के दो भाग हैं, ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचर एंड द एम्पायर ऑफ मैन, ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचर एंड ऑन द एम्पायर ऑफ मैन, और ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचर और द रेन ऑफ मैन, ये देखिए यहाँ पर एंड द एम्पायर ऑफ मैन, और यहाँ पर क्या है, और द रेन ऑफ मैन, एम्पायर ऑफ मैन या रेन ऑफ मैन, ठीक है ना, ये दो भाग है इसके, ध्यान रखना है। इसके बाद में एक और, हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवन 1622 में, 1622 में। और फिर यहाँ पर हम बात करें, इट मार्क्ड अ न्यू एरा इन इंग्लिश फिलोसॉफी, ब्लेंडेड एलिमेंट्स ऑफ इटालियन रेनेसा एंड क्लासिकल एंटिक्विटी, है ना। तो ये जो है हेनरी ऑफ, एक तरीके से हिस्टोरिकल है, हेनरी सेवन के बारे में इन्होंने लिखा है। इनके जो ऐसे हैं स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेंबर मोस्टली हिज एसेस। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन कंफर्म मी, स्क्रीन विजिबल है, यस और नो, इज इट विजिबल? स्क्रीन इज विजिबल, ऑडियो कट तो नहीं रहा है, यस और नो, टेल मी। स्टूडेंट, जो कंटेंट आपको मैं 1 घंटे के अंदर, विद इन एन आई एम ट्राइंग टू प्रोड्यूस द कंटेंट, स्टूडेंट, दिस मच कंटेंट इन ऑफलाइन क्लास यू विल स्टडी इन 3 or 4 days। 2 से 3 दिन की क्लास हम 1 घंटे की क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट, एंड विद द एक्यूरेसी, विद द फैक्ट, है ना। तो ये ऑनलाइन क्लास का, ओके। अब ऐसे खास करके स्टूडेंट, इंग्लिश में अगर हम बात, फ्रांसिस बेकन को एसेइस्ट के रूप में जाना जाता है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। तो ऐसे का इनका इसमें 3 एडिशन आए हैं स्टूडेंट, कितने एडिशन आए हैं, 3 एडिशन, 1595 में, 1612 में और 1625 में, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर। फ्रांसिस बेकन के जो ऐसे हैं वो 3 एडिशन में है। पहला एडिशन पूछा जा सकता है स्टूडेंट, क्वेश्चन आ सकता है, कब कब आए, 1595, 1612 और 1625, 1595, 1612, 1625, पहला एडिशन आप देखिए, जिसमें 10 ऐसे पब्लिश हुए थे, है ना, 10 ऐसे पब्लिश हुए थे, और इसमें जो है आप स्टूडेंट, इसमें इंक्लूड किया था क्रिश्चियन मेडिटेशंस, इंक्लूडिंग क्रिश्चियन मेडिटेशन एंड ऑफ द कलर्स ऑफ गुड एंड इविल, क्रिश्चियन मेडिटेशन, है ना, ये इसमें इंक्लूड है। और दूसरा क्या है, ऑफ द कलर्स ऑफ गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई के रंग, है ना, मेडिटेशन ध्यान, क्रिश्चियन ध्यान, है ना, ये पहला एडिशन था। इसमें सेकंड एडिशन आप देखिए 1612 में है, 1612 में, और इसको हम खूब पढ़ते हैं, कंसिस्टेड 38 ऐसे, याद रखना, कितने, 38, 38 essays consisted in this second edition, published in 1612, 1612 में जो पब्लिश हुआ उसमें 38 एसेज हैं। स्टूडेंट आप नाम देखिए, वंस अगेन लेट मी टेल यू स्टूडेंट, इनके जो ऐसे हैं वो ज्यादातर क्या है, इनका फर्स्ट क्या है, ऑफ से शुरू होता है। क्या क्या है वो, लेट मी टेल यू, द नेम ऑफ डेथ, ऑफ रिलीजन, ऑफ लाइफ, ऑफ नोबिलिटी, ऑफ डिस्पैच, of friendship, of ambition, of young men and age, of beauty, of nature in men, of custom and education, of fortune, of vain glory, of praise, ये ना, इस तरीके से। तीसरा एडिशन आया 1625 में, याद रखें, इसमें 58 ऐसे हैं, ये देखिए 58 ऐसे,
इसमें जो है तीसरे एडिशन में आते हैं, जो हम लोग कॉलेज में ज्यादातर पढ़ने को मिलता है, आपने देखा होगा, ठीक है। और देखिए, ऑफ ट्रूथ, ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज, adversity, of simulation and dissimulation, of envy, of boldness, of travel, है ना, of delays, of innovation, of suspicion, of plantation, of prophecies। बहुत प्यारे स्टूडेंट, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सही है। फ्रांसिस बेकन के ऐसे पढ़ने के बाद में आपका एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा स्टूडेंट। आई रिक्वेस्ट यू गो फॉर द डिटेल स्टडी। अगला जो इसमें आता है, द विजडम ऑफ द एंशिएंट, है ना, ये वर्क इनका पब्लिश हुआ है, डी स्पेंचिया दी सेपे, सॉरी, ये देखिए, ये आप प्रोनाउंस दी सेपेंशिया वेट्रम, है ना, ये लेटिन या ये इसमें फ्रांसिस अपने द विजडम ऑफ एंशिएंट्स लिखा है इन्होंने, लेटिन में पब्लिश हुआ है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा हमें उच्चारण करने में दिक्कत जाती है। इट अनवेल्स, ये देखिए, इट अनवेल्स द हिडन मीनिंग्स एंड टीचिंग्स बिहाइंड एंशिएंट ग्रीक, है ना, ये फेबल्स, ये देखिए, जो एंशिएंट ग्रीक फेबल्स हैं, पुराने जो ग्रीक जो कहावतें, फेबल्स या जो भी है, उनके बारे में, उनके जो हिडन मीनिंग है उसको बताता है, द विजडम ऑफ द एंशिएंट्स। स्टूडेंट लेवल की बात होगी तो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। द बुक ओपन्स विद 2 डेडिकेशंस। ये जो द विजडम ऑफ एंशिएंट्स है, ये रिटन बाय फ्रांसिस बेकन है, और 2 बुक से ये डेडिकेट अर्ल ऑफ सेलिसबरी को और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को। ओपन्स विद द 2 डेडिकेशन, अर्ल ऑफ सेलिसबरी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ठीक है। और मेडिटेशन सेक्री, इनका अगला वर्क देखिए स्टूडेंट, मेडिटेशन सेक्री 1597 में है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलीजियस मेडिटेशंस, है ना। ये क्या है ये स्टूडेंट, ये क्या है, ये जो है रिलीजियस मेडिटेशन, मेडिटेशन सैक्री, है ना, रिलीजियस मेडिटेशन है 1597 में। ईयर पूछा जा सकता है कभी कभी। तो इस तरीके से बहुत सारी है इसमें। अब हम इनके फेमस कोटेशन की चर्चा करते हैं। लेट अस डिस्कस द मोस्ट इंपोर्टेंट कोटेशंस गिवन बाय फ्रांसिस बेकन, ठीक है। यहाँ पर कुछ कोटेशन है, उसके माध्यम से हम एसेज में लिखे सार को, जो निबंध उन्होंने लिखे, सारे निबंध हमें यहाँ पर बता पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ उसके कोटेशन, उसके माध्यम से उसकी मुख्य बातों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ में क्या कहते हैं वो देखिए, है ना, या ऑफ मैरिज, या तो शादी करें या सिंगल लाइफ, है ना, आजकल बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अनमेरिड मेन आर बेस्ट फ्रेंड्स। ये देखिए, वो क्या कह रहे हैं, अनमेरिड मेन आर बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट मास्टर्स, बेस्ट सर्वेंट्स, है ना। अनमेरिड जो लोग होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बेस्ट मास्टर्स होते हैं, बेस्ट बेस्ट सर्वेंट्स हो सकते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, बट नॉट ऑलवेज बेस्ट सब्जेक्ट्स। लेकिन हम, है ना, यहाँ पर देखिए, बट नॉट ऑलवेज बेस्ट सब्जेक्ट, लेकिन हमेशा बेस्ट सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर बेस्ट सब्जेक्ट का मतलब है हमेशा बेस्ट साथी नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर विषय संबंधित नहीं है, हमेशा बेस्ट कलीग नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं न, क्योंकि वो अनमेरिड है, अकेले हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं उस वो दिक्कत हो सकती है। फिर यहाँ पर देखिए इसी में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए, wives are young men's mistress, companions for middle ages and muses for old। ये देखिए स्टूडेंट, है ना, यहाँ पर वो जो है धर्म पत्नियों के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है ना। कोई पुरुष साथी है तो वो सुने क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ये फ्रांसिस बेकन, सोचिए आप, कहने का तरीका देखिए, आप कहने का तरीका देखिए, आप कितने कम से कम शब्दों में, ऐसा लग रहा है जैसे पोयम पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन लिखा ऐसे टाइप में है। वो कहते हैं कि वाइफ्स आर यंग मेन्स मिस्ट्रेस, ठीक है। मतलब जो यंग मेन होते हैं, युवा है, युवा व्यक्ति, युवा आदमी के लिए क्या है, वाइफ, मतलब जो पत्नी है वो श्रीमती है। लेकिन कंपेनियंस फॉर मिडिल एज, लेकिन क्या है, मिडिल एज में जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो वो एक सहयोगी हो जाती है। यहाँ तो श्रीमती है, लेकिन यहाँ पर सहयोगी हो जाती है। और म्यूजेस फॉर ओल्ड, और आप कह सकते हैं स्टूडेंट, वो ओल्ड एज में, बुढ़ापे में क्या है, एक देवी है, म्यूजेस, है ना, या सर्वे सर्वा, या एक तरीके से क्या है, देवी हो जाती है। बात समझ में आ रहा है।
ऐसा नो, ये सारे ये कोटेशन है। ऑफ स्टडीज के बहुत फेमस कोटेशन है, और आई एक्चुअली ऑफ स्टडीज द essay इज वेरी क्लोज टू मी। आई लव दिस essay वेरी मच, रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। आइए यहाँ पर कोटेशन को पढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया है कि स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट। स्टूडेंट, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आपको पता नहीं कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं, स्टडी क्यों करते हैं, स्टडी कैसे करना है, क्या प्लानिंग होना चाहिए, तो ऑफ स्टडीज ऐसे को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। मैं प्रयास करूंगा हम लोग ये बाद में जैसा भी हमारे पास जो छूट रहा है बीच में, हम लोग बाद में समय के साथ में उसको कंप्लीट करेंगे। हमारे पास 6 महीने है ना, अभी आपको एग्जाम देना है, हमारी जून टारगेट है, ठीक है। इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ताकि आपको कोर्स कवर हो, बाद में रिवीजन भी करना है हमें एमसीक्यू के माध्यम से। गॉट इट स्टूडेंट? यस आर नो? चलिए, तो यहाँ पर ऑफ स्टडीज आप जरूर पढ़ें, मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं यहाँ पर। इसमें क्या हो रहा देखिए, इसमें देखिए स्टूडेंट, ऑफ स्टडीज में क्या कह रहे हैं कि स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। तीन चीजें कि हम हमारा जो अध्ययन होता है, वो अध्ययन किसके किसके लिए हो रहा है स्टूडेंट? सर्व फॉर डिलाइट। एक तो हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं आनंदित होने के लिए। एक चीज और बताओ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, दिस वाज रिटन इन 16th सेंचुरी। दिस एसे वाज रिटन इन 16th सेंचुरी। 16वीं सदी में लिखा जा रहा है, आज से 400 साल पहले। एट दैट टाइम देयर वर नो मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, no means, no sources, no facility for entertainment to the people. At that time, only few things were there for entertainment to the society, especially like stage performance, drama, poetry, and these kind of writings. These are the entertaining things, as well as for boosting their knowledge. ठीक है, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर क्या है, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट में देखिए, डिलाइट करना यानी खुशी होती, जब हम पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं तो आनंदित होते हैं। यस आर नो? एग्री और नॉट? और पढ़ने में आनंद नहीं आए तो फिर दिक्कत है। फॉर ऑर्नामेंट, फॉर ऑर्नामेंट का मतलब ये है कि व्यक्ति को अध्ययन करता है, उसको बेहद बहुत नॉलेज है स्टूडेंट, है ना, उसको जो है नॉलेज है, ठीक है, उसको नॉलेज है अगर, है ना, तो आप यहां पर ये देख सकते हैं कि उसका क्या है, किसी व्यक्ति को किसी सब्जेक्ट का, किसी टॉपिक का, किसी बात का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो हम क्या कहते हैं, क्या बात है, मतलब बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। उसकी पर्सनालिटी को शो करता है, उसकी पर्सनालिटी का आभूषण बन जाता है ज्ञान, या स्टडी उसकी पर्सनालिटी का ऑर्नामेंट बन जाता है। एग्री और नॉट स्टूडेंट? यस और नो? दिस इज स्टडी। और दूसरा एबिलिटी। नेक्स्ट हमने क्या देखा, यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्या है, एबिलिटी। क्योंकि स्टडी से आपकी एबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है, स्टडी से आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता, आपकी स्किल का डेवलपमेंट होता है। यस आर नो? एग्री और नॉट? इट डेवलप्स योर एबिलिटी, इट डेवलप्स योर स्किल। सपोज राइट नाउ you are studying with me, you are doing study with me, and definitely you are enjoying, as well as this is increasing your ornamental, you can status, as well as this is developing your ability to crack the examination. Yes or no? And the people will think that okay, yes, Poonam or Trapti, they are getting you can say study for UGC. Oh yes, so this is the purpose. Okay student, तो ये कोटेशन है, बहुत कुछ सिखाते हैं। आइए आगे देखे हैं, कुछ और कोटेशन की बात करें हम, तो यहाँ पर देखिए क्या कोटेशन कह रहा है, रीडिंग मेक अ फूल मैन। स्टूडेंट रिमेंबर, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है स्टूडेंट, रिमेंबर क्या है कि जो रीडिंग है, केवल आप पढ़ाई करते हैं, बुक पढ़ते हैं, अभी तो आजकल सोर्स हमारे पास बहुत अवेलेबल है, टेक्निकल सोर्सेस आर अवेलेबल विद अस, लेकिन केवल आप पढ़ते रहते हैं, ओनली यू आर स्टडिंग,
आप अगर पढ़ते रहते हैं, कोई भी बुक ले लो मार्केट से, कहीं से भी, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ आप रीडिंग कर रहे हैं, यू आर नॉट मेकिंग it in return, you are not writing, you are not making notes, you are not using pen and copy, only just you are reading. फ्रांसिस बेकन उस दौर में कह रहे भाई, 400 साल पहले बात कही है, मतलब सही होगी। तो रीडिंग केवल एक फुल मेन आपको एक तैयार करता है, रीडिंग से आप सिर्फ तैयार होते हो किसी चीज के लिए, कॉन्फिडेंट डेवलप नहीं होगा। रीडिंग करने से कॉन्फिडेंट आपका बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से आप मतलब परफेक्शन नहीं आएगा, लेकिन आपने जो रीड किया है उसके ऊपर यदि आप चर्चा करते हैं, कॉन्फ्रेंस का मतलब आप इफ यू डिस्कस ऑन द टॉपिक, इफ यू डिस्कस विद योर फ्रेंड सर्कल, इफ यू हैव कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड एंड कलीग्स, इफ यू हैव कन्वर्सेशन कॉन्फ्रेंस, तो उससे क्या होते हैं कि आप जो है रेडी होते हो, है ना, रेडी मैन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फुल मैन है ना, एक तरीके से आपको पूर्ण यहाँ पर है, यहाँ पर रेडी कर रहे हैं आपको। एंड राइटिंग, बट यहाँ पर देखिए, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, writing an exact man. If you want to be exactly, if you want to write exactly, if you want to memorize the thing exactly, write down it. Don't write more. पूरा नहीं लिखना है आपको, कुछ चीजें आपको कलम चलाना पड़ेगी, अन्यथा स्टूडेंट, इतना मार्केट में, इतना यूट्यूब पे, इतनी मार्केट में किताबें हैं, मटेरियल है, क्या कमी है? फिर भी कुछ लोग जो है अपने मुकाम मंजिल पर पहुंच जाते, कुछ लोग नहीं पहुंचते। उसका रीजन स्टूडेंट, स्मार्ट स्टडी नहीं होती है। यू हैव टू स्टडी स्मार्ट एंड हार्ड, ठीक है। तो रीडिंग के साथ साथ में आपको जो रीड कर रहे हैं उसको ग्रुप डिस्कशन में लाना है, जो ग्रुप डिस्कशन में ला रहे हैं, जो रीड कर रहे हैं उसको आपको पॉइंट वाइज टू द पॉइंट या कुछ महत्वपूर्ण बात नोट करना है, राइटिंग पे फोकस करना है। That is why the biggest examination in the country, especially like MPPSC, UPSC, they take a written examination. You have to write answer in UPSC. If you want to become an IAS officer, IPS officer, if you want to become collector or SP, then you have to go for written examination. You have to write, because writing makes an exact man. You can observe the person, you can say, after reading his work or text written. Okay student, yes or no? अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑफ स्टडीज के बहुत सारे वर्क हैं। और देखिए, क्राफ्टी कंडेम स्टडीज, क्राफ्टी क्या करते हैं, कंडेम स्टडीज, सिंपल मेन एडमायर, है ना। क्राफ्टी या चालाक चतुर लोग होते हैं, वो पढ़ाई की बुराई करते हैं। क्या मिलेगा पढ़ाई करके, कुछ नहीं है ना, दूसरा काम करो, पढ़ाई करके कहीं नौकरी लगती नहीं है। समझ में आ रहा है ये सारनो? ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। क्राफ्टी क्या करते हैं, कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर। लेकिन जो साधारण लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, पढ़ाई अच्छी चीज है, नौकरी लगे या न लगे, ज्ञान हासिल करना चाहे ताकि आपके व्यक्तित्व में निखार आ सके और आप अपने जीवन को एक सफल व्यक्ति की तरह बिता सके। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है ना सर। एंड वाइज मैन यूज देम, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उसका व्यवहार में यूज करते हैं, अनुसरण करते हैं। सिंपल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि ये कोटेशन कौन से ऐसे का है, किसके द्वारा कहा गया है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है या नहीं, यस और नो? वंस अगेन कंफर्म मी, यू लाइक दिस क्लास और नॉट? कुछ और कोटेशन देख लेते हैं ऑफ स्टडीज के, ये है ना। यहां पर देखिए, some books are to be tested, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. स्टूडेंट मैं कह रहा हूं आपको, ऑफ स्टडीज बहुत महत्वपूर्ण ऐसे हैं, इसलिए सारे कोटेशन लिए हैं। when we study books at that time, only means of entertainment or only means of source of knowledge is only books. Francis Bacon says some books have to be tested. यही चीज आज ऑनलाइन में भी आपको बताऊंगा मैं। पहले बुक्स की बात करते हैं। सपोज यू हैव लॉट ऑफ बुक्स, सपोज यू हैव लॉट ऑफ मैगजीन्स, सपोज यू हैव लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स, or it means you have you can say you have collected many more materials,
But you student, according to Francis Bacon, you have to you can say you have to you look after, you have to look that, you have to observe especially that there are some books are to be tested. कुछ बुक्स टेस्ट करने के लिए, केवल ओनली टेस्ट करने के लिए हैं। मान ले आप बुक्स टेस्ट करने का मतलब है ऊपरी ऊपरी आपने मेन हेडिंग और ये पढ़ा और ठीक है, इट्स ओके। इन न्यूज़पेपर व्हाट डू यू डू? What do you do in newspaper? Most of the time there are some headlines, just we read the headlines and we go, we don't read the complete news। होता या नहीं? We don't read the complete news, है ना। कुछ जो है केवल टेस्ट करना है, हेडलाइंस देख लिया, अच्छा हाँ ठीक है, यस कंटेंट देख लिया, ठीक है। लेकिन कुछ क्या है, टू बी स्वेलोड है। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसका नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको स्वेलोड करना है, निगल जाना उसको, ठीक है ना। उसको एक बार पढ़ लिया, उसको घोट ले ना, निगल जाना है स्टूडेंट। लेकिन लेकिन यहां पर आप देखिए, सी सम बुक्स टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। लेकिन जिंदगी में कुछ किताब ऐसी है जो चबाना भी है उसको और डाइजेस्ट भी करना है। इसका मतलब यह है कि उसको जीवन में अनुसरण करना है स्टूडेंट। तो ये स्टडी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो मतलब ऑफलाइन की बात करें, बुक्स की बात करें, तो कुछ बुक्स टेस्ट करने के लिए हैं, जैसे, और कुछ जो है निगलने के लिए हैं, और कुछ क्या है, चबाना है और डाइजेस्ट करना है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग सुबह सुबह, है ना, हम लोग क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं, यस आर नो, यस आर नो। या चाय क्या करते हैं हम लोग, लिसन, में बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। चाय क्या कर रहे हैं, हमने टेस्ट किया, एक तरीके से आप टेस्ट है चाय, है ना। टेस्ट करने के लिए पेट भर के नहीं पी सकते, यस आर नो, एग्री आर नॉट? Let me start the day. When you take tea, it's only for taste. Just we take taste a cup of tea. We don't take too much tea. Yes or no? If you are habitual, it's okay. It's another matter. But most of the people just they take tea only for taste, a cup of tea. We cannot take you can say tea too much. Yes or no? And go for then we go for you can say breakfast. After taking tea, we go for breakfast. And suppose then what we do in breakfast, what we do, student, we just swallow. That is not our food. That is not the, you can say, our food. But at the lunch or dinner time, what we do, we get food. We get food and food in chapatis and etc. vegetable etc. There is salad, vegetables. So many things are there in your plate. So food, it is for chewed and digested. आपको बता दें स्टूडेंट, पहचान करना पड़ेगी हमारी जो जिंदगी है। आज क्या है, 9 मई 2023। आप सोचिए हम कब से जुड़े हुए हैं, और मैं फिर कह रहा हूं कि हर दिन, हर क्षण, हर पल नया होता है जिंदगी में। 9 मई 2023 कभी ना आपकी जिंदगी में आया होगा, ना मेरी जिंदगी में आया होगा। ये हमारी जिंदगी में पहली बार आया है, और आपको बता दें ये फिर कभी नहीं आएगा। इस दिन, जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा ना कि हर दिन, हर पल, हर क्षण नया होता है, आपको जीने का उत्साह बढ़ जाएगा। आप टाइम पास नहीं करोगे, टाइम खराब नहीं करोगे। यू विल यूटिलाइज द टाइम, यू विल बी मोर डेडिकेटेड, यू विल बी मोर कंसंट्रेटेड व्हेन यू गिव द इंपॉर्टेंस टू द टाइम। समझ में आ रहा है? ये लिटरेचर है, ये लिटरेचर है। जब आप समय को कीमत देते हैं साथियों, जिंदगी में समय, कभी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और समय भी ना मिलेगा दोबारा। 9 मई 2023 जिंदगी में आया और चले गया स्टूडेंट। हम कभी जिंदगी में 9 मई 2023 नहीं जी पाएंगे। अब आपको बता दो, 9 मई 2024 आ सकता है, 9 मई 2025 आ सकता है। तब तक हमारी उम्र बढ़ जाएगी, तब तक हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, तब तक हमारा कुछ और नेचर, कुछ और चीजें बदल जाएगी। इसलिए जो कल की जो सवेरा होता है, उस सवेरे को संकल्प लीजिए कि आज के दिन को बेहतर बनाना है। शाम को सोचिए कि मैंने बेहतर बनाया या नहीं बनाया। आने वाले कल को बेहतर बनाने के बारे में सोचिए। गॉट इट स्टूडेंट? यस आर नो? यस आर नो? एग्री और नॉट? ठीक है, तो यही है। और नाउ थोड़ा सा बात करते हैं हम ऑनलाइन के बारे में भी। यहाँ पर बुक्स, क्योंकि उस समय, उस दौर में 16वीं सदी में जब फ्रांसिस बेकन ने लिखा,
तो स्टूडेंट वहां पर उस दौर में क्या है कि ऑनलाइन तो था नहीं, और आज ऑनलाइन पर भी देखिए आप स्टूडेंट, ऑनलाइन पर भी बहुत सारा कंटेंट है, यूट्यूब पे है, विडमेट पे, मतलब आप यूट्यूब या गूगल या फेसबुक या सोशल मीडिया, स्टूडेंट यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी आप ध्यान रखें, कुछ वीडियो आपके लिए केवल टेस्ट करने के लिए होंगे, कुछ वीडियो आपके लिए चलो एक बार पूरा देख लिया है ना, हो गया, लेकिन कुछ वीडियो, कुछ यूट्यूब की बातें या कुछ इंटरनेट की बातें, कुछ टेक्नोलॉजी की बातें, कुछ सोशल मीडिया की बातें आपकी जिंदगी को बदलने वाली होगी, डाइजेस्ट करने वाली होगी। 90% फालतू फर्जी है स्टूडेंट, वंस अगेन लेट मी टेल यू, 90% आपके दिमाग को डाइवर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें। आपको 10% वो जो आपके उपयोग की चीजें हैं उसको चीव्ड, उसको पहचान करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड देन यू हैव टू चीव्ड एंड डाइजेस्ट दैट थिंग्स। इज इट क्लियर? सो ऑनलाइन के जमाने में आपको अपने आप को बचा के रखना है। व्हाट इज स्टूडेंट, सी आगे ऑफ स्टडीज में यहां पर क्या कह रहे हैं, देखिए, हिस्ट्री मेक्थ मेन वाइज, हिस्ट्री व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है, विवेकशील बनाती है। पोएट्स वीटी, है ना, यानी ये जो पोएट्री है, पोएट्स को क्या है ना, वीटी यानी व्यक्ति को एक तरीके से यहाँ वाइज बुद्धिमान, वीटी विवेकशील, है ना। एंड द मैथमेटिक्स, यानी पोएट्री क्या बनाती है, वीटी बनाती है, हिस्ट्री वाइज बनाती है, और मैथमेटिक्स क्या बनाती है, सटल नेचुरल फिलोसॉफ, है ना, सटल नेचुरल। मैथमेटिक्स क्या है, व्यक्ति को तार्किक एक तरीके से बनाती है, मतलब एक तरीके से मैथमेटिकल आइडिया, जिनका भी मैथ्स होता है आपने देखा होगा, एक नेचुरली रहते हैं। फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफी क्या करता है, जिसने भी फिलोसॉफी पढ़े, डीप मोरल ग्रेव, बहुत गंभीर हो जाते हैं नैतिक रूप से या जैसा भी है। और लॉजिक एंड रेट्रिक एबल टू सेंटर्ड। लेकिन स्टूडेंट इफ यू वांट टू बिकम कंसंट्रेट, इफ यू वांट टू बिकम मोर डिसिप्लिन, आप देखेंगे तो आपको जो है रीजनिंग पे ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट, रीजनिंग पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप लॉजिक और रेट्रिक पढ़ते हैं तो आपको ये क्या है, एक जगह सेंटर करते हैं। सेंटर करने का मतलब है कि आपको फोकस करते हैं। जब आप लॉजिकल कोई रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट पूरे ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है। आप इधर उधर ध्यान भटकाते हुए आप नहीं सॉल्व कर सकते। अभी आप जैसे आप जुड़े हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों का ध्यान इधर उधर बटा है, जा रहा होगा, लेकिन आप जब लॉजिकल या रीजनिंग आप सॉल्व करते हैं तो वहां पर पूरा ध्यान आपको वहां लगाना होता है, तब जाके वो सॉल्व कर पाते हैं। तो इसलिए आप हिस्ट्री को भी पढ़ें, आप पोएट्री को भी पढ़ें, और मैथमेटिक्स को भी पढ़ें, फिलोसॉफी को भी पढ़ें, है ना। इस तरीके से उनका कहना है, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट। ये देखिए अब यहाँ पर एक सुझाव दे रहे, वो क्या दे रहे हैं, है ना, ये देखिए क्या सुझाव दे रहे, देखिए, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है तो क्या काय के लिए, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए, विरोधाभास करने के लिए। नॉट टू बिलीव, read not to contradict nor to believe, nor to believe, but ये देखिए, है ना, but to weigh and consider, but to weigh and consider। ये देखिए क्या है इसका मतलब, समझो, कोई भी बुक पढ़ें या कोई भी अध्ययन आप करें तो केवल उसमें उसका विरोध करने के लिए ना पढ़ें, है ना, उसका विरोध करने के लिए ना पढ़े। दूसरा, नॉट टू बिलीव, और कोई भी बुक पढ़े तो केवल जैसा कहा गया वैसा ही विश्वास करे, ऐसा जरूरी भी नहीं है, अपने विवेक का भी इस्तेमाल करे। बट टू वे एंड कंसीडर, यानी अपनी समझ को विकसित करना है, अपने विवेक को विकसित करना है, इसलिए पढ़ना है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि किसी का कोई बुक आपके हाथ में आई और आपका पर्पस है उस बुक में से जो फैक्ट है वो फैक्ट निकाल के और सामने वाले को नीचा दिखाना, सामने वाले को कमजोर साबित करना। या फिर आपने कोई बुक पढ़ी और बुक में जो भी कहा गया है एज इट इज आपने बिलीव कर लिया। नो, किसी भी को जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं उसको एज इट इज बिलीव ना करें, उसको अपने तरफ से भी अपनी समझ के साथ देखें, ठीक है ना, अपने नजरिए से भी देखें। फिर क्या, एक अगला कोटेशन क्या कह रहा है, मेन, ये देखिए ऑफ ग्रेट प्लेस में कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि मेन इन ग्रेट प्लेस आर थ्राइस सर्वेंट्स, यानी जो बड़ी जगह के, जो महान जगह के जो लोग होते हैं
वो तीन प्रकार से सर्वेंट थ्राइस आर थ्राइस, तीन प्रकार के सर्वेंट्स होते हैं, नौकर होते हैं। क्या क्या है ये देखिए, क्या क्या है। सर्वेंट्स ऑफ द सॉवरेन या स्टेट, सॉवरेन या स्टेट। एक तो वो क्या होते हैं, महान, ये जो बड़े ग्रेट प्लेस, मेन इन ग्रेट प्लेस, यानी जो महान प्लेस होता है, जगह होती है, वहां पे व्यक्ति क्या क्या होता है। सबसे पहले तो सर्वेंट होता है संप्रभुता का या राज्य का, संप्रभुता का या राज्य का सर्वेंट होता है। दूसरा सर्वेंट ऑफ फेम। अभी जैसे हम लोग जैसे हमारा अपना देश है, राज्य, हम क्या हैं, हम अपने, जिसमें भी आप सर्वेंट हो स्टूडेंट, आई एम फुलफिलिंग माय ड्यूटी। मैं अपने देश के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए, अपने देश के भावी सक्षम मतलब जो सभ्य नागरिक है उनके लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ। आई एम सर्विंग, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस टू माय कंट्री, टू माय लवेबल कंट्री। दूसरा सर्वेंट्स ऑफ फेम। सर्वेंट्स ऑफ फेम का मतलब प्रसिद्धि के नौकर। प्रसिद्धि का मतलब एक व्यक्ति ने बहुत प्रसिद्धि हासिल कर ली है, तो उस प्रसिद्धि को मेंटेन करने के लिए, उस प्रसिद्धि को, विराट कोहली बन चुके हैं, है ना, विराट कोहली है ना, एक विराट कोहली, सामान्य से विराट कोहली थे, अब वो विराट कोहली बन चुके हैं। तो उनको वो फेम मेंटेन करने के लिए क्या है, उस फेम मेंटेन करने के लिए उनको लगातार अच्छा खेलना पड़ता है, लगातार अच्छी सर्विस देना पड़ती है मैदान में। यस आर नो, फील्डिंग में हो, बैटिंग में हो, कप्तानी में हो। यस आर नो, एग्री आर नॉट, एग्री आर नॉट स्टूडेंट। दिस इज सर्वेंट्स ऑफ फेम। और सर्वेंट्स ऑफ बिजनेस, जाहिर है बड़े बड़े जो उद्योगपति है, बड़े बड़े जो है, वो भी क्या है, उनको लगता है कि मैं किसी कंपनी का सीईओ हूं, मैं किसी कंपनी का मालिक हूं। स्टूडेंट एक्चुअल में वो क्या है, सेवा ही तो कर रहा हो बिजनेस की, सर्विस, सर्वेंट तो है। और यस आर नो, अल्टीमेटली मतलब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, भ्रम, एक बहुत सारा केवल भ्रम है। अदरवाइज एवरीवन इज सर्वेंट ऑफ देयर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन। तो ये कहा है ऑफ ग्रेट प्लेस में, ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक है। इट वर बेटर टू हैव नो ओपिनियन ऑफ गॉड, ये देखिए, ऑफ सुपरस्टिशन में, ये देखिए सुपरस्टिशन, अंधविश्वास को लेकर भी लिखा है इन्होंने, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करना आपने। इट वर बेटर टू हैव नो ओपिनियन ऑफ गॉड, भगवान के बारे में कोई ओपिनियन नहीं है, यह सबसे अच्छी बात है। नो कमेंट, भगवान के बारे में सबसे अच्छी बात है। इट वर बेटर टू हैव नो ओपिनियन ऑफ गॉड। भाई भगवान के बारे में वो सर्वशक्तिमान है, नहीं है, आपको हम मतलब एक छोटी सी चीज है ना, इस आप सोचिए, इतने इतने गैलेक्सी में एक पृथ्वी, एक जो ग्रह है, उस ग्रह पे हम लोग जो है ना, दुनिया कितनी बड़ी है, कितने देश हैं, अनेकों महाद्वीप है, महाद्वीप में एक भारत, उपमहाद्वीप में भी, भारत में भी, किसी राज्य में, किसी जिले में, किसी तहसील में, किसी छोटे से गांव के किसी मोहल्ले के किसी घर में आप निवास कर रहे हैं, और आप गॉड के बारे में बता रहे कि गॉड ही है। यस आर नो, यस आर नो, दावा करते हैं ना लोग, एक ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि भगवान के बारे में आपका कोई ओपिनियन नहीं है, इट्स ओके एट ऑल। देन, है ना, देन क्या है, ठीक है, देन क्या है, such as opinion as is unworthy of him, then such as opinion as is unworthy of him, बजाय भगवान के प्रति अनवर्दी ऑफ हिम, भगवान, है ना, एज ओपिनियन एज इज अनवर्दी ऑफ हिम, बजाय भगवान के प्रति अनवर्दी थॉट रखने के, या उसको कहना कि कोई भगवान बहुत कीमती नहीं है, उसको अनवर्दी साबित करने की जैसी, यानी कुल मिला के नास्तिकता वाली बात रखने से अच्छा है भगवान के बारे में कोई ओपिनियन ही ना रखें। गॉड स्टूडेंट, ये जो है फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रांसिस बेकन को हमने डिस्कस किया। वी डिस्कस द फ्रांसिस बेकन, एंड नाउ लेट अस डिस्कस मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, आइए मेटाफिजिकल पोएट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए अब सी,
मेटाफिजिकल पोएट की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय मेटा एंड फिजिकल? यस टेल मी। पहले तो ये मेटाफिजिकल, दो टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट, मेटा यानी बियॉन्ड, फिजिकल यानी जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो दुनिया जो दिखाई दे रही है ना, उसके बियॉन्ड, बियॉन्ड द फिजिकल, बियॉन्ड दी वट एवर वी सी विद अवर आईज, वट एवर वी वॉच अवर आई विद अवर आईज, बियॉन्ड दैट थिंग्स। क्लियर है? उदाहरण के लिए किसी ने पोयम लिखा, आपने जैसे यहाँ पर सर फिलिप सिडनी ने अपने सिस्टर के लिए मैरी के बारे में लिखा, तो मेटाफिजिकल नहीं है ना, वो मेटाफिजिकल नहीं है। यानी जो विजिबल थिंग्स के बारे में, फिजिकल जो अवेलेबल है चीजें, भौतिक रूप से जो चीजें अवेलेबल है उनके बारे में लिखना, है ना, वो फिजिकल है। लेकिन मेटाफिजिकल आपने अपने यहाँ पर है लौकिक और अलौकिक की अवधारणा। भारतीय संस्कृति सभ्यता में एक अवधारणा है लौकिक अलौकिक। अलौकिक चीजों के बारे में लिखना। लौकिक मतलब जो आप जैसे मुझे देख रहे हैं, मैं फिजिकली आपको, आप देख रहे हैं मुझे, यू कैन सी, है ना, हम, आप मोबाइल आपके हाथ में फिजिकल है, कोई भी आप पेन मेरे हाथ में, ये सारी चीजें जो भौतिक चीजें ये फिजिकली। लेकिन मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा है ना, जैसे हमने बात करी गॉड के बारे में, सुप्रीम पावर के बारे में, लव प्रेम के बारे में बात करी हमने, एथिक्स के बारे में, मोरालिटी के बारे में बात करी हमने, बहुत हाई, है ना, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी, या कोई ऐसे क्वेश्चन हम रेज करें, है ना, जैसे डेथ के बारे में, डेथ, या जैसे कहा कि मरने के बाद में व्यक्ति जो है हेवन में जाता है, हेल में जाता है। सो एक्चुअली इज देयर हेवन एग्जिस्ट और नॉट? एक्चुअली इज देयर हेवन और नॉट? यानी एक्चुअल में हम जो हेल है, स्वर्ग है, नरक है, वो है या नहीं है, ये टाइप की जो है ना, ये हम इमेजिन नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि जो हम बढ़िया जिंदगी चल रही है वही हेवन है, ये सार नो। तो इस तरीके से जो मतलब बिल्कुल इमेजिनेटिव, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो बातें जो कही गई है, लिखी गई है, वो मेटाफिजिकल पोएट है। एक्चुअल में ये ग्रुप है ना, आगे देखते हैं हम लोग, समझ में आए ऐसा नो मेटाफिजिकल के बारे में? मेटाफिजिकल का मतलब है कि ऐसी इमेजिनेटिव वर्क जो बियॉन्ड द फिजिक्स, है ना, जो भौतिक चीजें हमें आंखों से या जो हम देख सकते हैं, जो हमें ये जो है महसूस कर सकते हैं, उसके अलावा उन चीजों के बारे में बात करते हैं मेटाफिजिकल में, जो दुनिया से परे हैं, है ना। जैसे स्वर्ग है एक्चुअल में या नहीं है, नरक है या नहीं है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है ना, या एकदम बिल्कुल आप इस तरीके से बात करना, वो मेटाफिजिकल है। आइए देखते हैं यहां पर क्या है स्टूडेंट, देखिए, ड्यूरिंग द लेट 16th सेंचुरी एंड अर्ली 17th सेंचुरी एलिजाबेथन पोएट्री एग्जॉस्टेड इटसेल्फ। क्या हुआ 16वीं सदी के अंत में और 17वीं शताब्दी के शुरुआत में, है ना, क्या हो रहा है कि जो एलिजाबेथन की जो पोएट्री थी, एलिजाबेथ के टाइम की जो पोएट्री थी, पोएट लिख रहे थे, वो बहुत एग्जॉस्ट कर रही है, लोगों को बोर कर रही है। बात समझ में आ रही है सर? नो, है ना, यहाँ पर बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं लोग। यहां पर फिर क्या हो रहा है, द पीपल वर नो मोर इंटरेस्टेड इन एलिजाबेथन राइटर्स। अब लोग क्या है, बहुत ज्यादा एलिजाबेथन राइटर्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सो अ न्यू स्कूल ऑफ पोएट्री एमर्ज्ड, सो अ न्यू स्कूल ऑफ पोएट्री एमर्ज्ड, एक नई पोएट्री का, नई पोएट्री ऑफ स्कूल का क्या है, उदय हुआ, नोन एज मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। समझ में आ रहा है? ये सार नो गॉट इट? मतलब 16वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में जो एलिजाबेथन पोएट्री लिखी जा रही थी, उससे लोग ऊब गए थे, है ना, मतलब एक तरीके से एग्जॉस्ट हो गए थे। तो इसीलिए अब क्या है, एक नई पोएट्री का मतलब उदय हुआ, वो है मेटाफिजिकल पोएट्री। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट कि ड्रमन 1585 और 1649 was the first writer to use the term metaphysics। एक्चुअल में ये ड्रमन है जिन्होंने ये जो टर्म है मेटाफिजिक्स का यूज किया। स्टूडेंट ध्यान रखना, टर्म की अगर बात करें, आपसे टर्म के बारे में पूछें कि मेटाफिजिक्स टर्म, है ना, पहली बार यूज किया है, तो वो ड्रमन है। आगे देखें हम, बट लेकिन देखें, ये जॉन ड्राइडन है स्टूडेंट, ये जॉन ड्राइडन है जिन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने क्या किया, पहली बार आप कह सकते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने यूज किया है, व्हाइल इंडिकेटिंग टू जॉन डन। जॉन डन के बारे में जॉन ड्राइडन कहते हैं, है ना, जॉन जॉन ड्राइडन जो है
जॉन ड्राइडन ने पहली बार जॉन डन के ऊपर कमेंट करते समय, जॉन ड्राइडन के बारे में लिखते समय, जॉन ड्राइडन की तरफ इंडिकेट करते समय कि जॉन ड्राइडन कैसे पोएट है, मेटाफिजिकल है, तो उन्होंने भी जो है जॉन ड्राइडन ने इसको यूज किया इस टर्म को, है ना। स्पेशली मेटाफिजिक्स का मतलब यूज तो हो गया था, भाई ऐसा होता मेटाफिजिक्स ऐसा होता है, ये है। लेकिन बाद में जॉन ड्राइडन ने कहा कि हम भाई जो ड्रमन साहब ने कहा कि मेटाफिजिक्स ये होता है, लेकिन जॉन ड्राइडन ने यहाँ पर कहा कि ये जो जॉन डन है, उनकी जो वर्क्स है, उनकी जो पोएट्री है, ये सब चीजें क्या है, ये वर्क्स जो है ये एक तरीके से मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिकल की टाइप्स है। तो यहाँ पर क्या है, जॉन डन ने मतलब ये जॉन ड्राइडन ने मेटाफिजिक पोएट जॉन डन के बारे में कुछ कहा है, क्या कहा है देखिए, आइए देखो। सी, डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स not only in his satires but in his amorous verses। डन किसको अफेक्ट कर रहे हैं, मेटाफिजिक्स को अफेक्ट कर रहे हैं। कई बार पूछा गया एज इट इज, स्टूडेंट ये कोटेशन ऐसा एज इट इज लिख देंगे, किसने कहा, किसके लिए कहा। रिमेंबर, डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स, केवल अपने जो सटायर या जो व्यंग लिख रहे उसमें ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो बहुत सारे वर्सेस लिखे, पोयम लिखी है, उसमें भी वो जो है उसकी उनमें भी मेटाफिजिकल झलकता है। तो डन के बारे में ये बातें कही है जॉन ड्राइडन ने, डन के बारे में ये जो बातें कही है ये जॉन ड्राइडन ने कही। गॉट इट स्टूडेंट। आगे बात करें हम, देखिए ड्रमन, फिर जॉन ड्राइडन फॉर जॉन डन के लिए बिल्कुल क्लियर कट है ना, क्रिस्टल कवर, क्रिस्टल आपको जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पर आप देखिए, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज द फर्स्ट टू यूज मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिज वर्क लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट in the chapter Abraham Cowley where he wrote। स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, उन्होंने क्या है, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स एक वर्क लिखा, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट, ये वर्क लिखा। और इस वर्क को लिखने के दौरान उसमें एक चैप्टर आया अब्राहम काउले। अब्राहम कावले मेटाफिजिकल पोएट है, तो अब्राहम कावले के चैप्टर में पहली बार उन्होंने मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री इनका जिक्र किया डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। टर्म आप जनरली आप जॉन डन के लिए जो यूज किया है वो जॉन ड्राइडन ने, लेकिन डॉक्टर जॉनसन सैमुअल जॉनसन है, उन्होंने पहली बार जो है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, उन्होंने देखा कि कुछ पर्टिकुलर जो एरा के लोग जो राइटर है, उनका लिखने की शैली, उनका इमेजिनेशन कुछ अलग है, मिलता जुलता है स्टूडेंट, है ना, इस तरीके से। अब यहां पर देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी देयर अपीज्ड अ रेस, देखिए देयर अपीज्ड का, एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या है, देयर अपीज्ड अ रेस, देयर अपीज्ड अ रेस, यहां देखिए, देयर अपीज्ड अ रेस of writers that may be termed the metaphysical poets। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जब अपना वर्क लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, यानी मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट, ये जो वर्क लिख रहे थे, तो अलग अलग पोएट के बारे में वो सारे वर्क कलेक्ट कर रहे थे। सभी जो पोएट थे उनकी लाइफ के बारे में लिख रहे थे, उनके करियर के बारे में लिख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि ये जो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में है, कि जो राइटर है इनके बीच में एक अलग ही होड़ मची हुई है, या यूं कह, उनको नहीं मालूम है वो क्या लिख रहे हैं, दे डोंट नो। इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ऑब्जर्व किया, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 8-10 राइटर जो भी, मतलब और भी बहुत सारे राइटर्स के बारे में, 58 के करीब राइटर्स के बारे में इन्होंने लिखा है, तो उन सारे राइटर्स के बारे में देखा कि इन्होंने एक पैरामीटर, एक सब्जेक्ट, या कहें कि एक दिशा में लिखा है, और वो है मेटाफिजिकल, यानी जो फिजिकली अब तक जो वर्ल्ड था, दुनिया है ना, आप जो जो चीजें दिखाई दे रही है, राजा की तारीफ कर रहे, रानी की तारीफ कर रहे, अपने बिलव्ड के बारे में लिख रहे हैं, अपनी सिस्टर के बारे में लिख रहे हैं, है ना, जो दिख रहा उसके बारे में लिख रहे हैं। लेकिन यहां पर
ये जो पर्टिकुलर 17वीं शताब्दी की शुरुआत के जो पोएट है, 16वीं शताब्दी के अंत के ये जो पोएट है, इन्होंने इमेजिनेटिव वर्क लिखे हैं। इनमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है। इसी को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्स कहा। इस एक ग्रुप को क्या कहा उन्होंने? मेटाफिजिकल पोएट। समझ में आया ये सारनो? अब यहां पर देखिए स्टूडेंट सी, है ना, यहां पर आप आगे देखें हम, मेटाफिजिकल वर नॉट सेड टू बी द ग्रेट राइटर्स, metaphysical were not said to be the great writers because they did not fulfill the Aristotelian concept of poetry as an imitative act. अरिस्टोटल कहते हैं कि पोएट्री क्या है? इमिटेटिव एक्ट है। पोएट्री इमिटेट की जाती है, पोएट्री अनुसरण की जाती है, पोएट्री कॉपी एक जैसे एक एक फॉर्मेट में लिखी जाती है। ऐसा कौन कह रहे? अरिस्टोटल। लेकिन ये जो इसीलिए मेटाफिजिकल जितने भी पोएट उनको महान नहीं कहा गया, क्योंकि उन्होंने अरिस्टोटल के इस कॉन्सेप्ट को इमिटेट नहीं किया। ये देखिए यहां पर नीचे क्लेम, दे डिड नॉट इमिटेट एनीथिंग। इमिटेट करना मतलब अनुसरण करना, यानी इन्होंने क्या है, अरिस्टोटल के विपरीत अपने को जो समझ में आया वो लिखा, अपने अपने इमेजिनेशन के दम पे लिखा। कोर्ट अभी तक क्या हो रहा था? राजाओं के बारे में, रॉयल फैमिली के बारे में, राजकुमार के बारे में, रानी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, है ना, वो सोते कब, जागते कब, उनका चलना उठना बैठना, उनकी हर हरकत के बारे में लिख रहे कविताएं। लेकिन ये जो पोएट्स थे, इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने सुप्रीम पावर के बारे में लिखा, इन्होंने गॉड के बारे में लिखा, इन्होंने प्रकृति, नेचर, जो एग्जिस्टिंग पावर उसके बारे में लिखा, हेल है या नहीं, हेवन के बारे में लिखा, डेथ होती है, मृत्यु होती है, जन्म होता है, मृत्यु होता है, जन्म के पहले क्या है, जन्म के बाद क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, इन सब इमेजिनेटिव, ये सारे इमेजिनेटिव वर्क लिखे इन्होंने, मेटाफिजिकल पोएट्री। स्टूडेंट यहां पर हम बात करें स्टूडेंट, सो दे वर नॉट राइटिंग टू प्लीज एनीवन आर टू इंस्ट्रक्ट। एक्चुअल में इनका उद्देश्य इनका उद्देश्य लिखने का स्टूडेंट किसी को खुश करना नहीं था, ये तो बस लिखे जा रहे थे। स्वाभाविक रूप से उनको जो महसूस हो रहा था वो लिख रहे थे। दे वर नॉट राइटिंग टू प्लीज एनीवन आर टू इंस्ट्रक्ट बट टू क्रिएट सस्पेंस आर मिस्ट्री एंड टू अचीव देयर एम। इनका अल्टीमेट एम क्या है? किसी को प्लीज करना, खुश करना नहीं है, किसी को दिशा निर्देश देना नहीं है, बल्कि क्या है? एक सस्पेंस क्रिएट करना, एक मिस्ट्री, एक रहस्य को क्रिएट करना और अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। ये केवल इनका उद्देश्य, किसी को एंटरटेन करने का उद्देश्य इनका नहीं है। अब दे एम्प्लॉयड कंसीट्स, ये देखिए प्रश्न कई बार आया हुआ है, व्हाट इज कंसीट, या कंसीट कहां पर यूज किया जाता है ना? ये कंसीट में जैसे फार फेच्ड इमेजिनरी, जैसे डेथ बी नॉट प्राउड में जॉन डन कहते हैं कि डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ से कह रहे हैं, है ना, डेथ बी नॉट प्राउड, है ना। यहां पर देखिए, तो मृत्यु तुम घमंड मत करो, मृत्यु सुन रही क्या? ये सारनो, मृत्यु यहां पर नहीं सुन रही है। तो इस तरीके से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमेजिनेशन यहाँ पर लिखा जाता है। जो यहाँ पर जॉन ड्राइडन जो है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ड्राइडन क्या कह रहे हैं? डन मस्ट बी अ ग्रेट पोएट बट ही इज नॉट अ गुड राइटर, है ना। ड्राइडन ने हालांकि लिखा है कि वो बहुत महान कवि हो सकते लेकिन बहुत अच्छे राइटर नहीं है ना। डन जो है वो महान कवि हो सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा राइटर नहीं है। यहाँ पर जो है ये स्टेट ने भी क्रिटिकल ऐसे लिखा है, द मेटाफिजिकल पोएट, सिंपल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, हु हैज रिटन द मेटाफिजिकल पोएट, हु हैज रिटन द मेटाफिजिकल पोएट। स्टूडेंट दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड रेज्ड। तो यहाँ पर देखिए द मेटाफिजिकल पोएट, है ना, ये टी.एस. इलियट का वर्क है। और द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट ऑफ इंग्लिश, ये है आपका, ये वर्क जरूर याद रखना है स्टूडेंट, द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है, अब यहाँ पर मेटाफिजिकल पोएट्स, तो मेटाफिजिकल के बारे में आप जान गए कि वो राइटर्स जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक दुनिया, एक परे जो दुनिया है हमें दिखाई नहीं दे रही है, ये विजुअल आंखों से हम नहीं देख सकते, आंखों के अंतरात्मा से हम देख सकते हैं, अंतरात्मा से हम महसूस कर सकते हैं, वो चीजों के बारे में लिखते हैं। तो ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखने वाले कौन है स्टूडेंट? एंड्रयू मार्वेल है, जॉन डन है, जॉर्ज हर्बर्ट है, रिचर्ड क्रेशा है, थॉमस क्रू है, अब्राहम कावले हैं और हेनरी वॉगन है।
है ना, ये याद रखना, इतने आप जरूर याद रखना। कई बार सिंपल क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि इनमें से कौन मेटाफिजिकल ग्रुप में नहीं है। रिमेंबर दिस राइटर, एंड्रयू मार्वेल, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रेशा, थॉमस क्रू, अब्राहम काउले एंड हेनरी वॉगन, है ना, दीज आर द मोस्ट यू कैन से प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट। एक ग्रुप है, प्रश्न बन सकता है कि तीन आपको मेटाफिजिकल पोएट दे दिए और एक और नाम दे दिए, सैमुअल जॉनसन दे दिया मान ले ऑप्शन में, है ना, तीनों तीन यहाँ पर ये देखिए, थॉमस क्रू, अब्राहम काउले, हेनरी वागन, और चौथा ऑप्शन आपका सैमुअल जॉनसन। तो आपका आंसर क्या होगा, वो नहीं है, तो सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन तो एक्चुअल में बता रहे हैं कि ये इस टाइप का लिखा हुआ, इसलिए ये मेटाफिजिकल पोएट है। Okay, students, so we'll continue this class for next 10 minutes. It's okay? किसी को दिक्कत, अगले 10 मिनट और क्लास चलेगी। सी, अब यहां पर देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में देख लेते हैं। तो क्या क्या है मेटाफिजिकल पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक में, नोबल थॉट्स, डिक्शन एंड एक्शन। नोबल थॉट्स, बहुत ही नोबल, बहुत ही विराट, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट्स, और एक उनके डिक्शन, एक लिखने का एक तरीका है उसमें। देयर थॉट्स एंड आइडियाज वर यूनिक, उनके थॉट्स जो भी हैं लिख रहे वो कैसे हैं, यूनिक है। दे डिड नॉट इमिटेट एनीथिंग, उन्होंने किसी भी चीज का अनुसरण, इमिटेशन नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, अनुकरण नहीं किया है। वॉल्टर स्कॉट क्या कहते हैं, वॉल्टर स्कॉट कहते हैं कि द मेटाफिजिकल प्लेड विद थॉट्स। वो क्या कहते हैं, है ना, यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जो मेटाफिजिकल है वो थॉट्स के साथ खेलते हैं, एज एलिजाबेथन हेड प्लेड विद वर्ड्स। ये देखिए, एलिजाबेदियन, एलिजाबेदियन है ना, बेदियन यहाँ पर आना चाहिए, एलिजाबेदियन, है ना। ये देखिए, कहने का मतलब है, वॉल्टर स्कॉट कह रहे हैं, स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि जो मेटाफिजिकल पोएट हैं वो थॉट्स के साथ खेलते हैं। किसके साथ खेलते हैं स्टूडेंट, थॉट के साथ। यहाँ पर देखिए, थॉट्स के साथ खेलते हैं। और एलिजाबेथन पोएट थे, जैसे अपन ने अपन सर फिलिप सिडनी को पढ़ा, है ना, उसके पहले भी जो हमने पोएट्स पढ़े हैं, इन्होंने क्या है, किनके साथ खेला, इन्होंने वर्ड्स के साथ। जैसे हम उदाहरण के लिए हम फ्रांसिस बेकन को, हालांकि वो पोएट नहीं है, तो फ्रांसिस बेकन ने भी क्या है, वर्ड्स के साथ खेला है, वो हालांकि थॉट्स भी प्रोड्यूस किए इन्होंने। तो यहाँ पर ये सर वाल्टर स्कॉट ने कहा है। दूसरा, इनकी जो विशेषता है मेटाफिजिकल पोएट्री की, वो देयर आइडियाज एंड थॉट्स वर यूनिक। ठीक है, रिपीट हो रहा। टीएस इलियट क्या कहते हैं भाई, देखिए, है ना, टीएस इलियट क्या कह रहे हैं यहां पर देखो, ठीक है। टीएस इलियट कहते हैं कि इन मेटाफिजिकल्स यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज परसीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये देखिए, मेटाफिजिकल यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी इज परसीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मेटाफिजिकल यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिकनेस ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी जो मनुष्य के जो सेंस है, मनुष्य की जो सोचने की क्षमता है, उसको पहली बार फर्स्ट टाइम ये प्रोड्यूस किया गया है, कहां पर, मेटाफिजिकल यूनिफिकेशन में। गॉट इट स्टूडेंट, ठीक है। और फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कंसीट स्टूडेंट, ये देखिए, कंसीट का बहुत यूज किया है। कंसीट क्या है, दे यूज्ड कंसीट्स अगेन एंड अगेन, ऑल द पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स, दे यूज्ड कंसीट्स अगेन एंड अगेन। कंसीट क्या है, फार फेच्ड इमेजिनरी, एक इमेजिनरी है, एक उपमा है स्टूडेंट, एज यहाँ पर जैसे कंपास ओ माई अमेरिका, कंपास ओ माई, है ना, जैसे कंपास है, ओ माई अमेरिका है ना। यहाँ पर ये देखिए, कंपास का मैं यहाँ पर यह है बताऊं आपको, यहाँ पर जैसे आपको एक जॉन डन की पोयम है, हम आगे देखेंगे, है ना, उसमें जो है वो इमेजिन करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या इमेजिन करते हैं, जैसे कंपास है स्टूडेंट, आपने उसमें जैसे दो लेग होते हैं, उसमें एक जो कंपास का एक वो होता है, तो उसमें वो कहते हैं कि कंपास में यहाँ पर ये मिल रहे हैं, ठीक है।
चलिए देखिए यहां पर कंपास में क्या हो रहा है। सॉरी स्टूडेंट, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, देखिए इसमें तो यहां पर जो है तुलना एक मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपास के जो दो पेयर है उसमें कह रहे हैं कि हम दो भाग है इसके, है ना, लेकिन एक जगह जुड़े हुए हैं, है ना। इस तरीके से इमेजिनेशन करते हैं जॉर्डन, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनका इमेजिनेशन है। ठीक है, तो ये हम कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से आगे हम देखेंगे। फिर लर्नडनेस ऑफ अनकन्वेंशनलिटी, लर्ननेस ऑफ अनकन्वेंशनलिटी, है ना। अनकन्वेंशनल चीजें कहने का मतलब है जो भी अनकन्वेंशनल चीजें हैं उसको जो है मतलब जो रेगुलर चीजें नहीं, है ना, उसको यहाँ पर ये प्रस्तुत करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सी। अब हम आगे बात करें स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर देखिए मेटाफिजिकल were the main of learning, and to show their learning was their whole endeavor, they copied neither nature nor life। मेटाफिजिकल क्या कर रहे हैं, मेन ऑफ लर्निंग, है ना, मेन ऑफ लर्निंग एंड शो देयर लर्निंग, अपने ज्ञान को अपने अब खुद ही वो सीख भी रहे, अध्ययन खुद ही कर रहे हैं, खुद ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और अपने ज्ञान को बांट भी रहे हैं। होल एंडेवर, एंड दे कॉपीड नाइदर नेचर नॉर लाइफ, और न ही उन्होंने नेचर को कॉपी किया और न ही उन्होंने किसी के जीवन को कॉपी किया स्टूडेंट। ठीक है, लव अफेक्शन आर हाइपरबोल एंड कॉलोक्वलिज्म। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, ये देखिए लव अफेक्शन आर कालो हाइपरबोल। लव अफेक्शन का मतलब है, आप देखिए ज्यादातर इन्होंने प्रेम की बहुत बातें करी है। दूसरा हाइपरबोल, अतिशयोक्तिपूर्ण बातें बहुत करी है। दूसरा इनकी जो लैंग्वेज है वो कन्वर्सेशनल है स्टूडेंट। आप देखेंगे इनकी जो लैंग्वेज है वो कैसी है, कन्वर्सेशनल है ना। कन्वर्सेशनल लैंग्वेज का यूज किया है इन्होंने। कॉलोक्वियल बातें करते हैं जनरली, आप देखेंगे डेथ बी नॉट प्राउड, यू आर नथिंग, है ना, ऐसा करके। तो डेथ को बात, डेथ से बात कर रहे हैं जॉन, ये है ना ऐसा। सी, उसके बाद में हम बात करें स्टूडेंट, metaphysical poetry mainly ideas with the theme of love, in which poetry यहाँ पर देखिए in which poetry has variously used hyperboles, the poetry has abrupt starting। ये देखिए यहाँ पर ये abrupt starting, ये ध्यान रखना। यानी मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या है, मेनली डील्स विद द थीम ऑफ लव। क्या थीम लेती इसमें जनरली, थीम ऑफ लव, इन विच पोएट्री हैज वेरियसली यूज्ड हाइपरबोल। हाइपरबोल का प्रयोग बहुत होता है, फिगर ऑफ स्पीच आप देखते हैं, अतिशयोक्ति। और एब्रप्टली स्टार्टिंग, एब्रप्टली का मतलब ये है अचानक, सडनली, कोई ऐसा विधिवत शुरुआत नहीं, कहीं से भी शुरू हो गई, है ना, कोई एकदम यानी कि वो व्यवस्थित तरीके से उसको मतलब तो उसका ऐसा लग, स्टार्टिंग एब्रप्टली, अचानक बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले जो मेटाफिजिकल पोएट है जॉन डन, है ना, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आई होप ठीक है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, मतलब कंटेंट एंड एवरीथिंग इज विजिबल, यस आर नो, everything is visible, yes or no? So we will discuss about John Donne, we will discuss about John Donne, so let us, I think let us discuss, agree or not, आपके पास में, shall we discuss John Donne today? चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं जॉन डन के बारे में भी, बहुत ज्यादा नहीं है, बाद में हम कल इनके बारे में देखेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग जॉन डन के बारे में स्टूडेंट। तो जॉन डन ही वाज बेसिकली मेटाफिजिकल पोएट। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, जॉन डन क्या है, इज अ मेटाफिजिकल पोएट, है ना। जॉन डन जो है मेटाफिजिकल पोएट है, आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है आपको ये जरूर ध्यान रखें, वाज बोर्न इन लंदन इन कैथोलिक फैमिली, ये जरूर ध्यान रखना है स्टूडेंट। इनका जो जन्म हुआ है वो कैथोलिक फैमिली में हुआ है ना। इनका जो जन्म है वो कैथोलिक फैमिली में हुआ है ना। वेट, ये देखिए इनका जो जन्म हुआ है वो कहां पर हुआ है, कैथोलिक फैमिली में हुआ है। और इन 1601 ही मैरिड एन मोर, ये देखिए, है ना। इनका जो जन्म हुआ है स्टूडेंट
कैथोलिक फैमिली में, और इनकी जो शादी हुई है वो है एन मूर से, ये ध्यान रखना है। और इनको कहा जाता है मेटाफिजिकल पोएट। सबसे महत्वपूर्ण आपकी जो ध्यान रखना है वो है मेटाफिजिकल पोएट, स्टूडेंट, मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है। सी, मेटाफिजिकल पोएट में ये ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, कैथोलिक और इन क्रिश्चियनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो how many types are there, how many types of you can say especially religious or groups are there, tell me। एक कैथोलिक है, दूसरा कौन सा ग्रुप है, बताएं, बताइए स्टूडेंट, दूसरा कौन सा ग्रुप है, टेल मी, तो रिमेंबर, एक और ग्रुप है, वो कौन सा ग्रुप है, बताएं आप लोग। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। स्टूडेंट, ये जो ग्रुप है ये है प्रोटेस्टेंट। डू यू नो अबाउट प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक? पुट द मैसेज इफ यस आर नो, केवल कमेंट करके बताएं यस आर नो। डू यू नो अबाउट कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट? What is basic difference between Catholic and Protestant? Is there any basic difference? What is basic difference? Do you know? चलिए बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर। तो ये कैथोलिक और यहाँ पर देखिए, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, कैथोलिक का मतलब जो पुरातनवादी है, ट्रेडिशनल है, और जो प्रोटेस्टेंट है वो नव परिवर्तनवादी है, कुछ नए विचारों को एक्सेप्ट करता है ना। तो कैथोलिक कैथोलिक जो है वो बहुत ज्यादा समाज में धर्म को लेके, कैथोलिक जो है चर्च में पोप का समर्थक है, चर्च में जो पादरी जो कह दें, बाइबल जो कह रही उसी को मानना है। लेकिन प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि नहीं, अब जो पादरी कह रहे हैं उसके भी ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, चर्च में जो बातें कही जा रही उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि केवल कुछ ही लोग बड़े नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर भगवान ने सबको बराबर बनाया है, सभी को क्या है, जीवन को बराबर जीने का हक है, अधिकार है। तो ऐसा प्रोटेस्टेंट कुछ नई बातें करते हैं, तो प्रोटेस्टेंट है। लेकिन जॉन डन क्या है, ये जो है कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ स्टूडेंट, है ना। आइए देखते हैं क्या है फिर। सी, तो इन 1601 ही मैरिड एन मोर। यहाँ देखिए इनके, ये अपनी वाइफ का नाम है, इनकी जॉन डन की वाइफ का नाम एन मोर, ये जरूर याद रखना। द नीस ऑफ हिज पैट्रन and was imprisoned for elopement. Sir Robert Drury was his patron। ये देखिए, है ना, तो ये इनकी भतीजी आप मान लीजिए, है ना, तो ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इन 1621 ही वाज मेड ऑफ डीन ऑफ सेंट पॉल चर्च। ये देखिए स्टूडेंट, चूंकि वो जो है आपको, जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि आप जानते हैं वो क्या है, कैथोलिक उसमें जन्मे हैं, तो सेंट पॉल चर्च में क्या है, इनको डीन बना दिया जाता है। सेंट पॉल में इनको क्या है, डीन बना दिया जाता है। और सेंट पॉल चर्च में ही वाज परसिक्यूटेड, ये देखिए, ही वाज परसिक्यूटेड, लेकिन बाद में क्या है, परसिक्यूटेड फॉर बीइंग अ कैथोलिक। लेकिन बाद में, जैसा कि मैंने कहा ना, कि ये दौर जो है ब्रिटेन में परिवर्तन का दौर है, लोग कैथोलिक जो बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, उसकी बजाय एक नई बातों को मानना शुरू कर रहे हैं। तो इनको बहुत परेशान किया जाता है, इनको सताया जाता है, परसिक्यूटेड, सताना, फॉर बीइंग कैथोलिक, एंड वाज debarred from taking a university degree and from a public career। देखिए, इनको डीबेयर्ड, बाहर कर दिया गया इनको, फ्रॉम टेकिंग अ यूनिवर्सिटी डिग्री एंड फ्रॉम अ पब्लिक कैरियर। किसको? जॉन डन को। क्यों? क्योंकि कैथोलिक थे, परंपरागत विचार रखते थे, भगवान में टूट विश्वास रखते थे, पुरानी जो फिलोसॉफी उसमें बिलीव करते थे। तो इनको यूनिवर्सिटी की डिग्री से बाहर कर दिया गया, पब्लिक कैरियर से इनको बाहर कर दिया गया। लेटर ही चेंज्ड टू एंग्लिकन, लेकिन बाद में वो क्या बन गए? एंग्लिकन बन गए इन 1615 ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट ने इनको ऑर्डर किया, और बाद में ये क्या बन गए स्टूडेंट? एंग्लिकन बन गए, या यूं कहे कि प्रोटेस्टेंट बन गए। नन ऑफ हिज पोएट्री वाज पब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। इनका बड़ा देखिए आप स्टूडेंट, आज हम जॉन डन को पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके रहते कोई पोएट्री पब्लिश नहीं हुई थी, है ना। ही रोट सटायर्स, एलेजीज, एपिग्राफ्स, वर्स, लेटर, सॉन्ग्स, सोनेट्स, होली सोनेट्स, है ना, ये जरूर याद रखना, होली सोनेट्स रिटन बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन।
अब ये इन वन ऑफ हिज इलेजिक पोयम, उनकी जो इलेजिक पोयम है उसमें वो क्या लिखते हैं, टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, है ना, यहाँ पर टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, इसमें वो एक इलेजी है ना, उसमें ही कंपेयर्स द फोल्डिंग ऑफ द मिस्ट्रेस, है ना, ही कंपेयर्स द फोल्डिंग ऑफ द मिस्ट्रेस टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिका, है ना। तो ये एक तरीके से अमेरिका से तुलना करते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब इमेजिनेशन है यहाँ पर, है ना, फोल्डिंग ऑफ द मिस्ट्रेस टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिका। आपको एक चीज और बता दें, क्योंकि अमेरिका के ऊपर भी ब्रिटेन ने राज किया है ना, अमेरिका के ऊपर भी ब्रिटेन ने राज किया है। लाइसेंस माई रोविंग हैंड्स एंड लेफ्ट देम गो, बिफोर बिहाइंड बिटवीन अबव बिलो, है ना, ओ माई अमेरिका माई न्यू फाउंड लैंड, माई किंगडम सफेस्ट व्हेन विद नो वन मैंड। ये जो लिखा जा रहा, आप देखिए कुछ हट के लिखा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो चीजें देखी जा रही वो नहीं, कुछ हट के लिखा जा रहा है, इसलिए ये जो है, कम कम मैडम कम ऑल रेस्ट माई पावर्स डिफाई, है ना, इस तरीके से। सी, उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर अपॉन द इंस्टेंस ऑफ जेम्स फर्स्ट, ये देखिए इंसिस्टेंस, है ना, जेम्स फर्स्ट ने क्या किया इनको, कि बहुत आग्रह किया था स्टूडेंट, है ना। आप देखिए यहाँ पर जेम्स फर्स्ट ने क्या किया, इनको बहुत आग्रह किया, ठीक है। अपॉन द इंसिस्टेंस ऑफ जेम्स फर्स्ट, डन इंटर्ड एंग्लिकन प्रीस्टहुड। एंग्लिकन प्रीस्टहुड क्या मतलब ये है कि उसमें वो एक तरीके से पुजारी पादरी बनने गए। ही इज नोन फॉर मूविंग सरमन्स एंड रिलीजियस पोएम्स, ठीक है। तो बाद में जो है ये रिलीजियस पोएम्स ये सब लिखना शुरू कर दिया जॉन डन ने। ही रोट 19 हॉली सोनेट, कई बार प्रश्न आया हुआ है स्टूडेंट। दिस फैक्ट, ऐसे फैक्ट को आप लोग नोट करके लिख लें। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, नोट डाउन दिस, आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, ओनली की फैक्ट्स। आपको ये जरूर रखे, जॉन डन रोट 19 होली सोनेट्स, आपके दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है। आथा माझी याद करून टाकत, समझ में आया आपको क्या है, आथा माझी याद करून टाकत, याद होना ही चाहिए, समझ में आ रहा है, सर नो। ही रोट 19 होली सोनेट्स, आल्सो कॉल्ड डिवाइन मेडिटेशन। इतनी चीज आप लिख के रख लो भाई, है ना, 19 होली सोनेट्स, डिवाइन मेडिटेशंस और जॉन डन लिख लो, ये की फैक्ट आप रट लीजिए, एग्जाम में अगर आया तो आपका आंसर पक्का। टाइटल ऑफ हेमिंगवेज टाइटल ऑफ हेमिंगवेज, फॉर whom the bell tolls, for whom the bell tolls, and Thomas Merton's No Man is an Island, No Man is an Island are taken from Donne's Divine Meditation। देखिए डन की ये जो डन्स, जॉन डन की जो डिवाइन मेडिटेशन 17, इनकी ये जो लिखा है ना डिवाइन 17 का मतलब यहाँ देखिए लिखी कितनी उन्होंने 19, लिखी 19 है, लेकिन ये जो डिवाइन मेडिटेशन या होली सोनेट 17 है, 17 नंबर की जो सोनेट है होली सोनेट, वहां से क्या है, हेमिंगवे ने भी अपना टाइटल लिया, क्या, फॉर होम द बेल टोल्स, ये वाला टाइटल हेमिंगवे ने मेडिटेशन या होली सोनेट 17 से लिया है, और थॉमस मर्टन ने भी नो मैन इज एन आइलैंड, ये वाला जो टाइटल है ये भी उन्होंने डिवाइन मेडिटेशन 17 या होली सोनेट 17 से लिया है। समझ में आया कि नहीं। पारिस पैटर्न रॉबर्ट ड्ररी, ये जरूर याद रखना स्टूडेंट, इनके जो पैटर्न है, पैटर्न का आप मतलब ये समझ लीजिए इनके मार्गदर्शक, इनके संरक्षक, है ना। डन रोड टू एनिवर्सरी, ये देखिए टू एनिवर्सरी इन्होंने अपने पैटर्न को समर्पित कर से लिखी है। क्या है वो, एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरी है ऑफ द प्रोग्रेस, ऑफ द प्रोग्रेस, सी, ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल 1612। ये देखिए दो एनिवर्सरी ध्यान रखना, 1611 और 1612 में, एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, ये दोनों एनिवर्सरी या जो पोयम है ये रॉबर्ट ड्ररी इनके पैटर्न को समर्पित है। अब यहाँ पर देखिए डन सर्व्ड इन द पार्लियामेंट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये देखिए ये 1601 टू 1614 में सांसद भी रहे स्टूडेंट, ठीक है, ये सांसद भी रहे, आपको ध्यान रखना है, गॉट इट, है ना। फिर इजाक वॉल्टन रॉट बायोग्राफी ऑफ डन, ये जरूर याद रखना, इनकी बायोग्राफी किसने लिखी है,
इजाक वॉल्टन ने लिखी है, इजाक वॉल्टन रॉट बायोग्राफी ऑफ, ठीक है। डन्स वाइफ एन डाइड इन 1617, है ना, जो एन है, एन मूर है, इनकी डेथ हुई 1617 में, वाइल गिविंग बर्थ टू हर 12th चाइल्ड, है ना, 12वें बच्चे के जन्म के दौरान, जन्म देते समय। डन मोर्नड डीपली एंड रॉट ऑफ हिज लव एंड लॉस इन हिज 17th होली सोनेट। ये देखिए 17 नंबर की जो सोनेट है डिवाइन मेडिटेशन में या हॉली सोनेट, टोटल लिखी है 19, अगेन लेट मी रिमाइंड, 19 हॉली सोनेट जॉन डन ने लिखी है ना। उसमें से 17 नंबर की हॉली सोनेट है वो अपनी पत्नी से एन को, है ना, एन मोर को समर्पित है। गॉट इट स्टूडेंट? और यहीं से 2 टाइटल भी लिए हैं। इन इलेजी 8, इन इलेजी 8, यहां देखिए, in elegy 8 he compared the gap between his lover's breast to the Hellespont, है ना, तो ऐसा कंपेयर करते हैं ये। he wrote an anatomy of the world in the memory of Elizabeth Drury, daughter of his patron Sir Robert Drury, है ना। ये देखिए, तो ये एक तरीके से रॉबर्ट ड्ररी का ही पैटर्न ही, उनके उनकी जो डॉटर है एलिजाबेथ ड्ररी, है ना, उनको समर्पित करी है एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद में हम बात करें स्टूडेंट ही सोनेट 10, ये देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है, डेथ बी नॉट प्राउड, बीए एमए में आपको हर जगह पढ़ना पड़ता है। सो इन ही सोनेट 10 डेथ बी नॉट प्राउड ही चैलेंजेस द बिलीफ दैट दोज हु डाई आर सेंट टू हेवन टू लिव इटर्नली, द, है ना। ये देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, डेथ बी नॉट प्राउड में क्या है, मृत्यु तुम घमंड मत करो स्टूडेंट, बहुत बेहतरीन कहते हैं, मृत्यु तुम घमंड मत करो, है ना। वो कहते हैं कि मृत्यु तुम घमंड मत करो, वो चैलेंज कर रहे हैं मृत्यु से, डरता नहीं हूं मैं तुमसे, मृत्यु में तुमसे डरता नहीं हूं, डरते होंगे लोग, मैं नहीं डरता हूं, मृत्यु तुम चैलेंज मत करो। सोचिए जो व्यक्ति मृत्यु को चैलेंज कर रहा है, सोचिए क्या थॉट्स होंगे उनके। वो कहते हैं कि वो मानते हैं कि मरने के बाद में, मरने, इस विश्वास को चैलेंज करते हैं, इस विश्वास को चैलेंज करते हैं, ये विश्वास कि मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग जाता है। वो कहते हैं कैसा स्वर्ग, इटर्नली, है ना। दोज हु डाई आर सेंट, सॉरी, दोज हु डाई आर सेंट टू हेवन टू लिव इटर्नली, मतलब ये चैलेंज कर रहे हैं कि मृत्यु, व्यक्ति मरता नहीं है, उनका कहना है कि कोई भी मरता नहीं है, ये तो भौतिक रूप से जो शरीर है, नश्वर शरीर है, वो शरीर मरता है, लेकिन जो आत्मा है एक तरीके से मरने के बाद भी फिर से उसका जन्म होता है। आत्मा या जो भी है, जो जीव है, वो जीव वो कहीं नए हेवन में या नई जगह पे जाके उसका जन्म होता है। आप तो केवल क्या है, मृत्यु, तुम तो केवल एक डिलीवर करने का माध्यम हो। डेथ भी नॉट प्राउड में कहते हैं कि तुम तो केवल एक डिलीवर करने का माध्यम हो, यानी जो डेथ, जो जीव है, जो आत्मा है, उस आत्मा को, सोल को, इस जो एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है, ये जो फिजिकल जो दुनिया है, ये जो पृथ्वी है, जो धरती है, जो है, इस फिजिकल वर्ल्ड से इस आत्मा को, सोल को क्या है, आप एक इटर्नल वर्ल्ड में ले जाने के एक आप माध्यम हो, बस यही है आपका काम। इसलिए मैं नहीं डरता हूं, मृत्यु तुम घमंड मत करो। समझ में आ रहा कि नहीं? यस आर नो? यस आर नो स्टूडेंट? क्लास अच्छी लग रही है या नहीं? यस आर नो स्टूडेंट, टेल मी। डेथ बी नॉट प्राउड, कितना एटीट्यूड है, घमंड नहीं करना जिंदगी, इसलिए, है ना, यही तो मैं कह रहा हूं आपको स्टूडेंट, कि जिंदगी, मतलब आपको इसीलिए, मतलब आप एक कॉन्फिडेंट बढ़ाता है, आपको धक धक नहीं होगा, डर नहीं होगा, छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होंगे आप जीवन में। किसी ने कुछ कह दिया, रोंगटे खड़े नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको, जो है आप अपनी मस्त, आपकी अपनी दुनिया होगी, आपकी अपने सोच होगी, आपका अपना एटीट्यूड होगा। ये राइटर्स, ये टीचिंग से, ये लिटरेचर है स्टूडेंट। तो क्या फेमस लाइन है, ये बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम है कॉल्ड दी माइटी, यहाँ पर एम आएगा स्टूडेंट, कॉल्ड दी, है ना, ठीक है, यहाँ पर माइटी, माइटी, है ना, ऐसा आएगा ये, एम आई, माइटी,
डेथ बी नॉट प्राउड, मृत्यु तुम घमंड मत करो। दो सम हैव सम कॉल्ड दी माइटी, कुछ लोग भले आपको बहुत माइटी बहुत पावरफुल कहते हैं, एंड ड्रेडफुल बहुत डरावना कहते हैं, फार दाउ आर्ट नॉट सो, फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं भाई। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु तुम बहुत घमंडी, तुम बहुत ताकतवर हो, बहुत डरावनी हो, बहुत खौफनाक हो, लेकिन मेरे लिए तुम ऐसा नहीं हो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। कितना गंभीर कह रहे हैं आप, देखिए स्टूडेंट। डन इज कंसिडर्ड अ मास्टर ऑफ द मेटाफिजिकल कंसीट, इसीलिए स्टूडेंट यहां पर क्या है, डन को जो है क्या है, master of the metaphysical conceit and extended metaphor स्टूडेंट, एक्सटेंडेड मेटा, एक तो मेटाफर होता है और फार है ना, एक्सटेंडेड मेटाफर होता है। मेटाफर में क्या होता है, जैसे ही इज मून, वह चांद है, ये मेटाफर है। ही इज मून, वह चांद है, या शी इज मून, वह तो छोड़ो, शी इज मून, वह चांद है, ये मेटाफर है। लेकिन शी इज लाइक मून, शी इज लाइक मून, लाइक लग गया, एज लग गया तो सिमिली हो जाएगा, और विदाउट एज और विदाउट लाइक हम जब तुलना करते हैं तो मेटाफर होता है। लेकिन एक्सटेंडेड मेटाफर में क्या होता है स्टूडेंट, एक्सटेंडेड मेटाफर में वो डेथ, यहां पर को डेथ को भी कह रहे हैं कि यू आर नथिंग, यू आर, है ना, मतलब वो डेथ जो है, वो एक तो पहले ही वो है डेथ है, उसको फिर और नई जगह से तुलना कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं उसको, तुलना को और आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ में यहाँ पर वेलिडिक्शन का एग्जाम्पल दिया है, फॉर अ वेलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ही कंपेयर्स टू लवर्स, दो प्रेमियों की तुलना करते हैं, किससे, हु आर सेपरेटेड द टू लेग्स ऑफ कंपास, है ना, ये देखिए वेलिडिक्शन ऑफ फॉरवर्डिंग मॉर्निंग, जहां पर ये तुलना कर रहे हैं किससे, ये जो कंपास के जो टू लेग्स होते हैं ना स्टूडेंट, है ना, इस तरीके से जो दो कंपास जो होते हैं, तो यहाँ पर वो जो है ये कंपास क्या कर रहा है, आपने बचपन में यूज किया होगा आप, है ना, गोल 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 को ऐसा घुमाते हुए, है ना, जो भी है, तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों सेपरेट हो गए हैं, लेकिन बाद में फिर भी क्या है, बाद में वो एक भी हो जाते हैं, ये सानो, और वो, है ना, फॉरवर्डिंग मतलब एक तरीके से सेपरेट हो गए, लेकिन अभी भी, या तो भले वो सेपरेट हो जाए, परमानेंटली सेपरेट हो जाए, लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार क्या है, वो एक जगह पे जुड़े हुए हैं, जैसे कंपास में वो जो है ना उसका जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, आप देखा होगा इसमें। सी, चलिए, ही रॉट अ पोएम द कैनोनाइजेशन, यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा हम बात करें, he wrote a poem canonization, एक canonization इन्होंने एक poem लिखी है in 1633, in which he speaks in which the speaker argues that his love will canonize him into a kind of sainthood। देखिए स्टूडेंट, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ये सारी पोएम कुछ ने पढ़ी होगी, ये सार नो पढ़ा आप लोगों ने, ये सार नो पुट द मैसेज, ये सार नो पढ़ा आपने इन पोएम को। कैनोनाइजेशन, कैनोनाइजेशन का मतलब है अपने आप को एक तरीके से भक्ति में सराबोर कर देना, भक्त बना देना, संत बना देना। इसमें स्पीकर कहता है कि दैट हिज लव, उनका जो प्रेम है वो उनको कैनोनाइज कर देगा, हिम इनटू अ काइंड ऑफ सेंटहुड, उनको परिवर्तित कर देगा, यानी जो प्रेम में वो इतने लीन हैं कि उनको एक प्रकार से क्या है, संत का मतलब प्रेम का पुजारी बना देगा, हम बोलते हैं ना प्रेम का पुजारी, समझ में आ रहा है, कैनोनाइज कर देगा उनको, एक संत की उपाधि दे देगा, संत बना देगा उसको, समझ में आ रहा है, कितना अद्भुत कह रहे हैं, प्रेम के बारे में कितना लिख रहे हैं। और एब्सोल्यूट लव, यहाँ प्रेम का मतलब एब्सोल्यूट एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पिरिचुअल लव, बात समझ में आ रही, बियॉन्ड द फिजिक्स, ठीक है। चलिए, टीएस इलियट मेंशन करते हैं, क्या करते हैं, डन इन हिज वर्क, क्या करते हैं, विस्पर्स ऑफ इमोर्टालिटी, ये देखिए अपने वर्क में क्या है, वो इमोर्टालिटी, अमरता को लाते हैं, अमर कर देते हैं, वो जो भी लिखते हैं कहते हैं। थॉमस यहाँ पर एक दो और है, लास्ट है, थॉमस क्रू रॉट इलेजी फॉर जॉन डन, ये देखिए थॉमस क्रू ने ये खुद भी जो है मेटाफिजिकल पोएट, इन्होंने इलेजी फॉर जॉन डन लिखा है। डन रिवोल्टेड अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ स्पेंसर, डन रिवोल्टेड अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ स्पेंसर, है ना। तो ये आज की क्लास का ये एंड है, ये सारी बातें हैं, कल हम फिर कुछ जॉन डन की कुछ बातों को आगे बढ़ाते हुए, metaphysical poetry, it is one of the most important you can say work
और यू कैन से मेटाफिजिकल गुरु, ठीक है। और डोंट वरी स्टूडेंट, आई टेल यू, आई प्रॉमिस यू, वी विल रिवाइज। आपको जितना कंटेंट पीछे जा रहा है मैं आपको बहुत जल्दी रिवाइज भी करवा दूंगा। 1 घंटे में हम बहुत सा लंबी क्लास को रिवाइज कर लेंगे। सो डोंट वरी, ज्वाइन माय क्लास एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग। और बहुत अच्छी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कंटेंट आप एक बार अभी ये क्लास देखिए, आप 1 2 3 4 दिन बाद फिर से इस रिकॉर्डेड क्लास को आप देख सकते हैं। इसलिए प्ले जो मैं कह रहा हूँ, जो फिलर फॉर्म ऐप है आपको बेहतरीन फैसिलिटी दे रहा है स्टूडेंट। इतना कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई चीज हम पढ़ते हैं, बार बार उस चीज को पढ़ते हैं तो याद हो जाती है स्टूडेंट। गो ओके। सो एनी कमेंट, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन पुट द मैसेज इन द बॉक्स एंड आई होप स्क्रीन इज विजिबल स्टूडेंट, है ना। थोड़ा सा अभी 1 2 दिन यहीं से हम क्लास ले पाऊंगा, ठीक है। So I think you enjoy the class student. We have learned a lot today student. We have learned a lot today because we have discussed about the metaphysical फ्रांसिस बेकन। आज हमने फ्रांसिस बेकन के बारे में पढ़ा, उसके पहले सर फिलिप सिडनी का मैंने रिवीजन करवाया। फ्रांसिस बेकन क्या है? द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी जो लिखने की कला है, एक्सिम्स है ना के रूप में हम देखते हैं। उनकी जो एफोरिस्टिक स्टाइल हम देखते हैं, फ्यूजम का यूज करते हैं, और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कम से कम मतलब शब्दों में अधिकतम बात कहते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में जाना हमने। मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है? मेटाफिजिकल यानी बियॉन्ड द फिजिक्स, यानी जो भौतिक संसार है, जो हमें आंखों से दिखाई देता है, जिसके बारे में लिखा जाता आया है अभी तक, उसके बजाय उन चीजों के बारे में लिखना जो बियॉन्ड द फिजिक्स है, जो अलौकिक है, प्रेम है, सर्वस्व जो शक्तिमान है। जन्म के बाद में जो जन्म और मृत्यु, जन्म के पहले और मृत्यु के बाद क्या है, इस बारे में विचार करना, उन सारी चीजों के बारे में करना, ये मेटाफिजिकल पोएट्री। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसीट का यूज करते हैं, फार फेच्ड इमेजिनरी का यूज करते हुए लिखते हैं। और मेटाफिजिकल ग्रुप, मेटाफिजिकल की बात करें तो जॉन ड्राइडन ने, है ना, जॉन ड्राइडन ने क्या किया है? ड्राइडन ने जो है जॉन डन के लिए पहले कहा कि जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, है ना, जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स कहा। लेकिन ये सैमुअल जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन ने क्या किया है? उन्होंने अपना जो वर्क लिखा, द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट में जो है सैमुअल जॉनसन ने, है ना, जो स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स का ग्रुप देखा, और उन्होंने जो है स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में बताया कि ये जो पोएट है, ये जो पोएट्स है, इन्होंने जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऐसे टाइप का लिखा है। बात समझ में आ रही है? तो ये सैमुअल जॉनसन है जिन्होंने पहली बार स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स के ग्रुप के बारे में बताया। मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन को पहली बार मेटाफिजिकल पोएट है ये कहा जॉन ड्राइडन ने, और ड्रमंड ने मेटाफिजिक्स वर्ड का यूज पहली बार यूज किया था। समझ में आ रहा है? तीनों को याद रखेंगे, ड्रमंड, फिर जॉन ड्राइडन ने जॉन डन के लिए, और फिर सैमुअल जॉनसन ने कहा, एक ग्रुप बनाया कि कौन कौन से पोएट है जो मेटाफिजिकल पोएट्री लिखते हैं, ये मेटाफिजिकल पोएट्री को पाते हैं। समझ में आ रहा है? आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे। एंड और इसी तरीके से क्लास को प्रयास करूंगा कि हम 1 घंटे 1.5 घंटे हम लोग जो है प्रयास को क्लास को आगे बढ़ाएं और हमारे कोर्स को कंप्लीट करें। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉय द क्लास। और स्टूडेंट, वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, आपको कहना चाहता हूं, हार नहीं मानना है, जिद्दी होना है। और फिर कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ नया पाना है, कुछ नया करना है, आपको जिंदगी में वो करना पड़ेगा जो आपने अब तक नहीं किया है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपकी आदत है वही सुबह, वही शाम, वही दिन, वही रात, वही डेली रूटीन, वही दिनचर्या है स्टूडेंट, यानी आज भी वही कर रहे हो जो अब तक करते आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट, आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। यदि आप आज भी वही कर रहे हैं जो अब तक करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कुछ नया मिले, आप चाहते हैं कि नया आपको जो है प्राप्त हो, कुछ नया हासिल हो, तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। अभी जस्ट प्रियंका, आई एम सॉरी, है ना, बट आई जस्ट आफ्टर व्हेन एज सून एज आई एंड द क्लास आई अपलोड द पीडीएफ टिल नाउ, है ना, जो अभी पिछला जो है मैं अभी जस्ट आपको मैं अभी अपलोड कर दूंगा नोट्स। ओके, सो आप लोग बिल्कुल आप लगे रहें स्टूडेंट, सपनों को छोटा नहीं करना है। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो है जिनको पूरा किए बगैर नींद नहीं आती है। बेचैनी होती है हासिल करने की, उस बेचैनी को बरकरार रखना है और अपने सपनों को पाने के लिए आगे बढ़ना है, ताकि आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।
Okay, student, wish you all the best, and thank you very much. Join my class tomorrow, है ना? Thank you.